स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू दिस क्लास ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। आज हम पढ़ेंगे एक यूनिट ऑफ बिजनेस मैथ्स which is very important for your examination point of view. But before that, let me introduce myself. My name is Guneet Kaur and I'll be taking 3 lectures on business mathematics and statistics for the next 3 days. इससे पहले हम अपनी क्लास स्टार्ट करें, कुछ रूल्स हैं। अगर आप अपने फ़ोन से यूज़ कर रहे हैं देन ट्राई यूजिंग इट ऑन लैंडस्केप मोड। आप अगर लैंडस्केप मोड पर रखेंगे तो आपको बेटर व्यू होगा। अगर आप लैपटॉप से एक्सेस कर रहे हैं तो बहुत और इजी है। एंड इट्स अ 2 आवर सेशन, आपको बहुत स्लोली आराम से समझाया जाएगा। आपके कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, अगर आप कुछ चाहते हैं, कोई भी टॉपिक दैट यू वांट मी टू रिपीट, देन एक आपके पास नीचे एक आइकन आएगा क्वेश्चन एंड आंसर्स का। ओपन दैट एंड राइट योर क्वेरी। आपको कोई भी डाउट आता है या कोई भी टॉपिक आप दोबारा समझना चाहते हैं स्टार्ट करने से पहले, तो आप उस पर पोस्ट कर दें। Last 15 minutes of this lecture will be keeping for your question and answers. I hope this basic thing is clear. तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक दैट इज बेसिक मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। सो आप देख सकते हैं, it deals with simple interest, compound interest, present value, and the future value of annuities, nominal and effective rate of interest, yield to maturity, etc. All these concepts are commonly used in financial decision making. So, इस यूनिट का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? बेसिक मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। हम वो कंसेप्ट इसमें पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे जो हमारे फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में हमें हेल्प करते हैं। सच एज इसमें हम पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, फ्यूचर वैल्यू क्या होती है, नॉमिनल एंड इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इन सब टॉपिक्स की कैलकुलेशन हम पढ़ेंगे इस यूनिट में। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट होता क्या है? हम सबको पता है, नॉर्मल लेमन टर्म्स में जब भी हम अपना पैसा किसी को उधार पर देते हैं या किसी से लेते हैं, whenever we borrow money or we lend money, हमें एक चार्ज पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम बोरोइंग सम मनी देन आई हैव टू पे सम चार्ज। दैट चार्ज एंड फी इज नोन एज इंटरेस्ट। एंड whenever we lend money, तो हमें इन रिटर्न क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है, जो हमारी इनकम होती है। हम सारे कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, हम सबको पता है कि इंटरेस्ट इज ऑल्सो एन एक्सपेंस व्हेनेवर इट इज पेड, एंड व्हेनेवर इंटरेस्ट इज रिसीव्ड इट इज एन इनकम। सो आओ पढ़ते हैं हम इंटरेस्ट होता क्या है। इंटरेस्ट डिनोट्स द चार्ज, द फी which is paid on borrowing money and is received on lending the money. ये हमें पता है, ये एक फ़ी है जो हम पे करते हैं जब भी हम मनी बोरो करते हैं, और ये हमें हमारे लिए एक इनकम बन जाती है जब हम मनी लेंड करते हैं। इंटरेस्ट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। अब हमने अभी डिस्कस करा कि इस यूनिट में हम कुछ ऐसे टॉपिक्स पढ़ेंगे जो हमारे फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में हमें हेल्प करेंगे। Interest can be of 2 types. One is simple interest and second is compound interest. So सबसे पहला टॉपिक जो हम कवर करेंगे that is simple interest. Simple interest होता क्या है? It refers to the interest on principal only. Simple interest क्या होता है? वो इंटरेस्ट जो हम सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पर पे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने डिपॉजिट करे बैंक में 10 लाख रुपीस एट द रेट 10% पर एनम फॉर 3 years। आपने 3 साल के लिए 10 लाख रुपए जमा कर रहे हो बैंक के लिए, उस पर आपको 10% इंटरेस्ट मिलेगा। सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको फर्स्ट ईयर 10 लाख पे 10% कितना हुआ? दैट इज 1 लाख रुपीस।
सेकेंड ईयर कितना होगा, 10 लाख पर 10%, अगेन 1 लाख रुपीज, एंड थर्ड ईयर ऑल्सो 1 लाख रुपीज. सो दैट इज सिंपल इंटरेस्ट विच इज चार्ज ऑन द प्रिंसिपल. हर साल आपको 10 लाख रुपए पर ही इंटरेस्ट मिल रहा है. सो दैट इज सिंपल इंटरेस्ट विच इज चार्ज ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट ओनली. So simple interest का formula is P into R into T, where P is our principal, R is our rate of interest, and T is the time or the number of years, कितने साल के लिए. Students, एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये जो R है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज ऑलवेज पर एनम. ये हमेशा पूरे साल के लिए ही आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, पर एनम लिखा होगा. एंड जो T है इस फॉर्मूला में, टाइम, दैट इज इन नंबर ऑफ ईयर्स. सो हमें पता चल गया सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला है, P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T. अगर सपोजिटली हमसे पूछा गया कि इंटरेस्ट तो कैलकुलेट करो, बट क्वेश्चन में समटाइम्स दे आस्क, हमसे पूछते हैं कि अमाउंट भी कैलकुलेट करो. तो जब हमें अमाउंट निकालना पड़ता है तो हमें पता है कि इंटरेस्ट 3 साल का इज 3 लाख रुपीज. अगर हमारा प्रिंसिपल 10 लाख हमने जमा करा था 3 साल के लिए 10% पर, तो हमारा टोटल अमाउंट 3 साल बाद कितना हो जाएगा, आर प्रिंसिपल प्लस जो हमारा इंटरेस्ट था. सो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का अभी हमने निकाला फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी. हम लिख सकते हैं प्रिंसिपल प्लस P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T. सो प्रिंसिपल को आप कॉमन फैक्टर लो, 1 प्लस आर टी, ये हमारा है फॉर्मूला अमाउंट कैलकुलेट करने का. अमाउंट इज इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 प्लस आर टी. सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट. अभी हम मूविंग ऑन, हम इसके आगे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे तो आपका कंसेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर होगा. बट आई होप आप लोगों को समझ आया कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है. वो इंटरेस्ट जो सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पर चार्ज होता है. चलो मूविंग ऑन, आगे चलते हैं. एक एग्जाम्पल करते हैं. Mr. X deposited 1 lakh for 3 years in a bank at the rate 9% per annum. So Mr. X ने 1 lakh rupees deposit करे for 3 years in a bank at the rate 9% per annum. अब हमारे को कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड अमाउंट एंड इंटरेस्ट. आई होप क्वेश्चन क्लियर है. इस क्वेश्चन से हम समझ सकते हैं कि डिपॉजिट उन्होंने इनिशियली 3 साल से पहले कितना पैसा डिपॉजिट करा, 1 लाख रुपीज. तो ये जो 1 लाख रुपीज है ये हमारा हो गया प्रिंसिपल. टाइम कितना है, टाइम है 3 इयर्स, ये भी हमें ईयर्स में गिवन है. एट द रेट 10% पर एनम, तो जो हमारा रेट है, हमारे पास रेट भी गिवन है. अभी हमने सॉल्व करा था, एग्जाम्पल देखा था, इससे पहले हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है. सिंपल इंटरेस्ट और इंटरेस्ट वन एंड द सेम थिंग, इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम. प्रिंसिपल हमें पता है 1 लाख रुपीज है, रेट है 9%, तो हम लिख सकते हैं 0.09. टाइम है हमारा 3 इयर्स, तो हमारा 3 साल का इंटरेस्ट कितना आ गया, 27,000. अब हमारे को अमाउंट भी निकालना है. हमें पता है कि हमारा अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. प्रिंसिपल इज 1 लाख रुपीज, इंटरेस्ट हमारा कैलकुलेट हुआ 27,000. सो अमाउंट इज 1,27,000. देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास 2 वेज हैं, या आप डायरेक्टली निकालो अमाउंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, अदरवाइज आप फॉर्मूला यूज करो. फॉर्मूला है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस आर टी. प्रिंसिपल इज 1 लाख, 1 प्लस आर, हमारा रेट कितना गिवन है हमारे को क्वेश्चन में, 9%, हमने लिखा 0.09, मल्टीप्लाई बाय टाइम है हमारा 3 इयर्स, तो हमारी वैल्यू आ गई 1 लाख ब्रैकेट में 1 प्लस 0.27, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 1.27. आप देखोगे दोनों वे से हमारे आंसर एग्जैक्टली सेम है. 1,27,000 अमाउंट आया. अगर हम डायरेक्ट ऐड करते हैं प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, या आप अमाउंट का फॉर्मूला लगाइए
अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस RT, आपके पास सेम आंसर आएगा। तो इट डिपेंड्स आप कौन सा तरीका इस्तेमाल करते हैं, आपका आंसर एग्जैक्टली सेम आएगा। आई होप आपको सिंपल इंटरेस्ट का कंसेप्ट समझ आया। सिंपल इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट होता है जो हम हमारे प्रिंसिपल पर चार्ज करते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है? हमारा ओरिजिनल अमाउंट, ओरिजिनल बैलेंस। आगे चलते हैं, मूविंग ऑन। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पहले रीड करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, हमें कितना समझ आता है, उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे। सो कंपाउंड इंटरेस्ट, इट कैरीज इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल and on the interest due also. Interest will be calculated on the principal plus the interest due. इसका फॉर्मूला क्या है अमाउंट निकालने के लिए? P ब्रैकेट में 1 प्लस R की पावर T। P से हमें पता है P will be principal, R is the rate of interest per annum, T होगा हमारा टाइम। आगे जाने से पहले हम समझते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। स्टूडेंट्स, मैं आपको वापस उसी एग्जाम्पल पर लेकर जाती हूँ जो हमने समझा था सिंपल इंटरेस्ट के टाइम पर, कि अगर आप बैंक में 3 साल के लिए 10 लाख रुपए डिपॉजिट कर रहे हो एट द रेट 10% पर एनम, अगर ये सिंपल इंटरेस्ट का केस होता तो आपको हर साल 10 लाख रुपए पर 10% इंटरेस्ट मिलता, विच मीन्स एवरी ईयर आपको 1 लाख रुपीज 1 लाख रुपीज 1 लाख रुपीज इंटरेस्ट रिसीव होता है, राइट? सो मीन्स 3 लाख इंटरेस्ट होता अगर ये सिंपल इंटरेस्ट का केस होता। बट कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंडिंग का मतलब होता है कि एडिशन, एवरी ईयर देयर इज एन एडिशन। अब इसमें जो इंटरेस्ट चार्ज होता है वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट प्लस जो पहले साल का इंटरेस्ट है, उन दोनों पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा सेकेंड ईयर में। आपने 10 लाख रुपीज डिपॉजिट कराए 3 साल के लिए, सेम एग्जाम्पल 10% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो पहले साल आपको इंटरेस्ट कितना मिला? 1 लाख रुपीज। नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में सेकेंड ईयर आपको जो इंटरेस्ट रिसीव होगा वो 10 लाख जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है उस पे प्लस जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है दैट इज 1 लाख रुपीज। तो टोटल 11 लाख रुपीज पर आपको 10% इंटरेस्ट रिसीव होगा, विच इज 1,10,000। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। अब थर्ड ईयर में क्या होगा? 1,10,000 विल बी एडेड टू 10 लाख रुपीज प्लस फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट जो विच इज 1 लाख, दैट इज 11 लाख, plus second year ka interest, that is 1,10,000. So all this amount will be added to calculate the third year interest. So this is the concept of compound interest. It carries interest on principal and on the interest due also. Interest will be calculated on the principal plus the interest due. जो भी लास्ट ईयर का आपका इंटरेस्ट ड्यू था वो भी एड ऑन हो जाएगा नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए। सो इसका फॉर्मूला है अमाउंट इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर की पावर टी। अगर हमें इंटरेस्ट निकालना हो, हमें पता है अमाउंट इज दिस, और अमाउंट में से इंटरेस्ट निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? अमाउंट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज इक्वल टू योर इंटरेस्ट। तो हमने अमाउंट की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, p ब्रैकेट में 1 प्लस r टू द पावर t माइनस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को हम p से डिनोट कर सकते हैं। टेकिंग p एज कॉमन फैक्टर, आप कॉमन निकालिए, प्रिंसिपल को अंदर डालिए, 1 प्लस r की पावर t माइनस 1। सो इंटरेस्ट अगर हमारे को डायरेक्टली निकालना हो, इंटरेस्ट इज इक्वल टू p ब्रैकेट में 1 प्लस आर टी माइनस 1। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हम मूविंग ऑन इसके क्वेश्चंस करेंगे। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर एक्स deposited 1 lakh rupees for 3 years in a bank at the rate 10% per annum, compounded
देखो जो भी क्वेश्चन स्टूडेंट्स कंपाउंड इंटरेस्ट के होंगे, आपको डायरेक्टली लिखा होगा वहां पर कंपाउंडेड एनुअली, कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट। एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखने के लिए, जो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट निकालने के लिए, p ब्रैकेट में 1 प्लस r टू द पावर t, ये जो फॉर्मूला है ये एनुअली के लिए डिनोट करता है। जब भी कंपाउंडिंग एनुअली होगी तब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब देखते हैं कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट, इसका सॉल्यूशन। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ये उसी जैसा ही है, जस्ट लाइक दैट आप 1,00,000 रुपए डिपॉजिट कर रहे हो 3 साल के लिए एट द रेट 9% पर एनम। तो फर्स्ट ईयर आपने 1,00,000 पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा 9% पर एनम, कितना हुआ 9,000। अब जब सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारा, अगर ये सिंपल इंटरेस्ट होता तो हम डायरेक्टली 1,00,000 रुपीज पर 9% कैलकुलेट करते, बट सिंस इट्स अ कंपाउंड इंटरेस्ट सो आर इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड ऑन प्रिंसिपल 1,00,000 रुपए प्लस जो आपका फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट था वो भी आप ऐड करोगे। दिस टोटल अमाउंट पर आप 9% इंटरेस्ट लगाओगे, 1,00,000 प्लस 9,000, 1,09,000 पर आप 9% इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे विच इज इक्वल टू 9,810। अब सिमिलरली जब आप थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो आप जो आपका प्रिंसिपल बैलेंस था प्लस योर फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट प्लस सेकेंड ईयर इंटरेस्ट, ये जो वैल्यू आएगी 1,18,810, इस पर आप 9% कैलकुलेट करोगे इंटरेस्ट विच इज 10,693। सो योर टोटल इंटरेस्ट, योर टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट इज 29,503 रुपीज। सो दिस इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड वे, ये बहुत सीधा सीधा तरीका है कैलकुलेट करने का। बट समटाइम्स अगर आपको कंपाउंडिंग आई है फॉर 10 ईयर्स तो हर बार ही पॉसिबल नहीं है ना कि आप सिंगल आइटम करके कैलकुलेशन करो, इसलिए हम कुछ डायरेक्ट फॉर्मूलाज बने होते हैं जस्ट टू सेव योर टाइम। अगर हमारे को डायरेक्टली अमाउंट निकालना है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे P1 प्लस RT कि 3 साल बाद हमारा टोटल अमाउंट कितना हमें मिलेगा जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट एडेड होगा। प्रिंसिपल इज 1,00,000, 1 प्लस R, रेट हमें पता है 9%, 0.09 और टाइम हमें पता है 3 years। सो 1,00,000 मल्टीप्लाई बाय 1.09 की पावर 3। Students, I'll be taking your 2 minutes for this because 1.09 की पावर 3 अगर हमें कैलकुलेटर से कैलकुलेट करनी होगी तो क्या प्रोसेस है। देखो वन इजी वे इज 1.09 की पावर 3 का मीनिंग क्या है, आप 1.09 मल्टीप्लाई बाय 1.09 मल्टीप्लाई बाय 1.09, आपको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करनी है। बट अगर आपके पास से पावर इज 10, 1.09 और इस केस में अगर आपका टाइम पीरियड 10 इयर्स होता सो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता। आप 1.09 इंटू 1.09 10 टाइम्स तक करते। सो देयर इज अ शॉर्टकट मेथड फॉर दिस, बट आई वांट यू गाइस टू यूज योर कैलकुलेटर। आप लोगों को एग्जाम्स में नॉर्मल कैलकुलेटर्स अलाउड हैं, सो एक बहुत शॉर्टकट तरीका है जो मैं अभी बताने वाली हूँ। 1.09 की पावर n कोई भी हो, फॉर एग्जाम्पल इस केस में 3 है, तो हम कैलकुलेटर से क्या इजी वे है। देखो यहाँ पर मैंने कुछ कैलकुलेटर टिप्स लिखी हैं, तो इसका प्रोसेस क्या है, कैसे हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। सबसे पहला तरीका आपको करना क्या है, अपना होल्ड योर कैलकुलेटर इफ यू हैव इट राइट नाउ। अगर आपके पास अभी है तो आप अभी पकड़िए, अदरवाइज आप स्टेप्स को बस याद रखिए करना कैसे है। अगर आप देख सकते हैं क्लियरली आपको करना क्या है, 1.09 आपको कैलकुलेटर पर लिखना है। उसके बाद अगर पावर 2 निकालनी है तो मल्टीप्लाई दबाइए एंड इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू दबाते जो वैल्यू आएगी दैट इज वैल्यू फॉर पावर 2।
विच इज 1.1881, बट हमें चाहिए पावर 3। पावर 3 करने के लिए क्या स्टेप है, आपको सिर्फ एक बटन दबाना है विच इज इक्वल टू। अब जैसे ही इक्वल टू प्रेस करेंगे वैल्यू आ जाएगी 1.295। तो यही वैल्यू है 1.09 की पावर 3। आपको मैं दोबारा से बताती हूँ क्या करना है। जब भी हमें 1.09 या 1. एनीथिंग, एनी वैल्यू की आपको nth पावर निकालना है, आपको कैलकुलेटर लेना है। उसके बाद वो जो वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई है, जैसे हमारे को इस क्वेश्चन में 1.09 है, अपने कैलकुलेटर पर लिखिए 1.09। उसके बाद आपको दो कीज प्रेस करनी है। सबसे पहले दबाइए मल्टीप्लाई एंड नेक्स्ट की आपको उसके साथ ही दबानी है इक्वल टू। जब आप मल्टीप्लाई इक्वल टू दबाएंगे, आप जैसे यहाँ नोट्स में भी देख सकते हो मैंने स्टेप लिखा है, स्टेप 1 1.09 मल्टीप्लाई इक्वल टू दबाते जो भी वैल्यू आएगी ये आपकी वैल्यू होगी पावर 2 की। हमेशा ये जो फर्स्ट वैल्यू आएगी वो पावर 2 की वैल्यू है। अगर 1.09 की पावर 2 निकालना होगा तो बस आपको एक ही स्टेप करना है, 1.09 मल्टीप्लाई इक्वल टू, एंड हमें इस केस में पावर 3 निकालनी है। तो पावर 3 निकालने के लिए एक की और दबानी है विच इज इक्वल टू। तो आपने सिर्फ 3 कीज प्रेस करी। फर्स्ट 1.09 मल्टीप्लाई इक्वल टू दबाया, जो आपकी वैल्यू आई वो आपकी वैल्यू है पावर 2 की। हमें पावर 3 की वैल्यू चाहिए तो हम एक और इक्वल टू प्रेस करेंगे। ये जो रिजल्ट आएगा वो आपकी पावर 3 की वैल्यू है। जो आपका देखो जब आप ट्राई करोगे कैलकुलेटर में आप चेक कर सकते हो, वो वैल्यू है 1.295029। सो अमाउंट हमारा आ जाएगा 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 1.295029 विच इज इक्वल टू 1.295029। तो हमारा फाइनल अमाउंट आ जाएगा 1,29,502। तो जो भी आपकी पावर की वैल्यू आई, इस केस में हमारी 1.295 थी, उसको आपने अपने प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई करा तो हमारा 3 साल के बाद कंपाउंड वैल्यू हो जाएगी 1,29,502। ये हमें पता है कि जब हमारे पास अमाउंट है और हमें इंटरेस्ट निकालना होगा तो अमाउंट में से प्रिंसिपल डिडक्ट कर दो, माइनस कर दो। सो 1,29,502 माइनस 1 लाख रुपीज, आपके पास इंटरेस्ट आ जाएगा 29,502। आई होप आपको ये कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट क्लियर हुआ। मैं आपको एक फुल स्क्रीन व्यू देती हूँ, बट ये आपको अगर आपको क्लियरली विजिबल है तो देखिए ये क्वेश्चन है हमारा। सबसे पहला स्टेप क्या था, हमने अमाउंट निकाला और 1.09 की पावर n के लिए कैलकुलेटर टिप्स हैं, आप इसको देखिए इसमें से कैसे फाइनल रिजल्ट आया। फिर मल्टीप्लाई करके अमाउंट आया। हमारे को क्वेश्चन में अमाउंट भी निकालना था और इंटरेस्ट भी निकालना था। तो अमाउंट आ गया, इंटरेस्ट निकालना बहुत सिंपल है, अमाउंट में से प्रिंसिपल डिडक्ट करो, आपका इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगी। सो ये था कंसेप्ट हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का। स्टूडेंट्स अब डिफरेंस समझ आया आप लोगों को कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में फ़र्क क्या है। जो सिंपल इंटरेस्ट होता है उसमें इंटरेस्ट हर साल आपके प्रिंसिपल पर चार्ज होता है। जो भी आपका प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल का मतलब होता है ओरिजिनल वैल्यू, जो आपकी ओरिजिनल वैल्यू होती है उस पे हर साल इंटरेस्ट चार्ज होता है, तो वो सिंपल इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंडिंग का मतलब एडिशन होना, हर साल कुछ ऐड ऑन होना। कंपाउंडिंग में आपका हर साल इंटरेस्ट जो चार्ज होता है वो प्रिंसिपल प्लस जो भी प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट होता है उस पर कैलकुलेट होता है। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऑफ प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट इज योर कंपाउंड इंटरेस्ट। सो आई होप ये दो टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एस्पेक्ट्स ऑफ कंपाउंडिंग। अभी जो हमने पहले पढ़ा वो हमारी कंपाउंडिंग थी एनुअली, वो हमारी पूरे साल की कंपाउंडिंग हो रही थी। बट समटाइम्स हमें क्वेश्चन में आ जाता है आपको कंपाउंडिंग एनुअली तो करनी है, दैट इज ईयरली बोलो आप या एनुअली बोलो।
समटाइम्स कंपाउंडिंग सेमी एनुअली हो रही है, साल में 2 बार कंपाउंडिंग हो रही है. समटाइम्स कंपाउंडिंग क्वार्टरली हो रही है. क्वार्टरली का मतलब एक साल में 4 बार कंपाउंडिंग हो रही है, आपका पैसा 4 बार इंक्रीज हो रहा है. और समटाइम्स कंपाउंडिंग मंथली हो रही है. एक बेसिक चीज स्टूडेंट्स, अगर आपके पैसे पर इंटरेस्ट एक साल बाद बढ़ रहा है, ठीक है, तो वो एक सिनेरियो है. अगर साल में आपको इंटरेस्ट 2 बार मिल रहा है और उस इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ऑब्वियसली एक साल बाद इंटरेस्ट जो बढ़ रहा है उससे बेटर है ना कि हाफ ईयरली साल में 2 बार आपको इंटरेस्ट मिल रहा है और उस इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिल रहा है, दैट इज कंपाउंडिंग हाफ ईयरली. तो ऑब्वियसली जो पैसा आपको ईयरली कंपाउंडिंग पे हो रहा है, अगर वो हाफ ईयरली पे होगा तो डेफिनेटली वो ज़्यादा होगा. अगर क्वार्टरली, ये तो और बेस्ट सिनेरियो है, आपका पैसा हर मतलब एक साल में 4 बार ही उस पर इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, तो ऑब्वियसली बेटर होगा. मंथली पे तो और बेस्ट ऑप्शन है, बिकॉज एवरी मंथ आपको इंटरेस्ट मिल रहा है और उस इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिल रहा है. दैट इज कंपाउंडिंग ना, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट. सो दैट इज, अगर आपका मंथली भी कंपाउंडिंग हो रहा है तो वो बेस्ट सिनेरियो है, उसमें आपको सबसे मैक्सिमम रिटर्न्स मिलेंगे. सो ये हमारा टॉपिक है एस्पेक्ट्स ऑफ कंपाउंडिंग. क्या फॉर्मूला है जब हमारे को कंपाउंडिंग ईयरली करना पड़े, ईयरली का हमने अभी पढ़ा. अगर हाफ ईयरली करना हो तब क्या फॉर्मूला है हमारा, क्वार्टरली है तो क्या उसकी कैलकुलेशन है, एंड मंथली है, मंथली मीन्स 12 टाइम्स, क्वार्टरली मीन्स 4 टाइम्स इन अ ईयर, हाफ ईयरली सेमी एनुअली बोल सकते हो या हाफ ईयरली बोल सकते हो. इसका मतलब है जब आपकी कंपाउंडिंग 2 टाइम्स हो रही है एक साल में. सो अब हम इसकी कैलकुलेशन देखते हैं. मूविंग ऑन, देखो ध्यान से देखो, जब ईयरली होगा तो हमारे को पता है अमाउंट कैसे निकलेगा. अमाउंट इज इक्वल टू पी की ब्रैकेट में 1 प्लस आर टी, यही वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा जब हमारी कंपाउंडिंग एनुअली होगी. इंटरेस्ट इज एक्यूमुलेटेड वंस अ ईयर, जो इंटरेस्ट है वो साल में एक ही बार कंपाउंड हो रहा है, एक ही बार एक्यूमुलेट हो रहा है. सेमी एनुअली का क्या मतलब है, A इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर. देखो सेम फॉर्मूला है, डिफरेंस क्या है, जब सेमी एनुअली होगा तो हम ईयरली वाले फॉर्मूला में r डिवाइडेड बाय 2 एंड t मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि यहाँ पर हमारी कंपाउंडिंग सेमी एनुअली है तो साल में 2 बार हो रही है 2 टाइम्स. सो r डिवाइडेड बाय 2 एंड t मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे. स्टूडेंट्स ध्यान रखना, जो मिस्टेक बच्चे जनरली करते हैं इसमें 1 प्लस आर टोटल डिवाइडेड बाय 2, ये नहीं है. ध्यान रखो फॉर्मूला है p ब्रैकेट में 1 प्लस आर बाय 2. रेट को आप डिवाइड कर रहे हो 2 से और जो टाइम है उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो 2 से. आई होप दिस इज क्लियर. तो सेमी एनुअली का मतलब क्या है, इट मीन्स इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड और अक्यूमुलेटेड ट्वाइस अ ईयर. तो पहले आपने 6 महीने, पहले आपने प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट चार्ज करा 6 महीने के लिए, फिर 6 महीने बाद आप जो आपका प्रिंसिपल था प्लस जो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट था उन दोनों को ऐड करके फिर से इंटरेस्ट चार्ज करा 6 मंथ्स के लिए, दैट इज सेमी एनुअली. ध्यान रखना ये कंपाउंडिंग के कंसेप्ट्स हैं, तो हमेशा प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट हमेशा ऐड होगा. नेक्स्ट अगर क्वार्टरली है तो क्या होगा, सेम फॉर्मूला है. देखो स्टूडेंट्स मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि जो हमारा ईयरली का फॉर्मूला है अमाउंट इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर टी. अगर ये सेमी एनुअली है तो हम r डिवाइडेड बाई 2 t मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे. क्वार्टरली है तो r डिवाइडेड बाई क्या होएगा, क्वार्टरली मीन्स 4 टाइम्स, सो हम रेट को 4 बारी डिवाइड करेंगे, टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे 4 बारी. अगर ये मंथली है, मंथली मतलब साल में 12 बारी 12 टाइम्स इन अ ईयर, तो हम रेट को डिवाइड करेंगे बाय 12 एंड टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे बाय 12. ओके, सो क्वार्टरली में आपने देखा वही जो हमने बताया, p ब्रैकेट में 1 प्लस आर बाय 4 t मल्टीप्लाई बाय 4. इसका मतलब है इंटरेस्ट इज एक्यूमुलेटेड 4 टाइम्स इन अ ईयर, राइट. और अगर हम मंथली करेंगे तो मंथली का क्या मतलब है, मंथली मीन्स अमाउंट इज इक्वल टू p ब्रैकेट में 1 प्लस आर की r डिवाइडेड बाय 12 एंड t मल्टीप्लाई बाय 12. इंटरेस्ट इज एक्यूमुलेटेड
12 टाइम्स इन अ ईयर। जब आपका इंटरेस्ट साल में 12 टाइम्स इंक्रीज होगा, कंपाउंड होगा, तो वो मंथली वाला एस्पेक्ट है। तो आप एक बार दोबारा से विजिट करो, ये सारे फॉर्मूलाज आपको क्लियर हैं। कंपाउंडिंग जब ईयरली हो रहा है, अमाउंट क्या है हमारा p, ब्रैकेट में 1 प्लस r टू द पावर t। सेमी एनुअली है तो r बाई 2 करना है, t मल्टीप्लाई बाई 2। क्वार्टरली है, a अमाउंट इज इक्वल टू p, ब्रैकेट में 1 प्लस r डिवाइडेड बाय 4, t मल्टीप्लाई बाय 4। मंथली है, अमाउंट इज इक्वल टू p, ब्रैकेट में 1 प्लस r बाय 12, t मल्टीप्लाई बाय 12। एक बार आप देख लो। आई होप दीज फॉर्मूलाज आर क्लियर टू यू, आप सबको समझ आ गए। तो अब हम इनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। So our first example is, find the compound amount of rupees 2000 for 4 years at 6% converted annually, semi-annually, quarterly and monthly। आपको क्या निकालना है? Find the compound amount of rupees 2000। अब आपको ये पता चल गया आपको कंपाउंडिंग करनी किस पे है। ओरिजिनल बैलेंस क्या है आपका? 2000। सो हमें पता है हमारे पास इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल है 2000 फॉर 4 इयर्स, टाइम है 4 इयर्स, एट 6%। आपके पास रेट क्या है? 6% कन्वर्टेड। अब ये जो एस्पेक्ट्स हमने पढ़े पिछले इन योर प्रीवियस पेज, हमने ये वाले एस्पेक्ट्स पढ़े थे। अब सेम फॉर्मूलाज वी हैव टू अप्लाई एंड कैलकुलेट द कंपाउंड अमाउंट। जब हम एनुअली करेंगे, so एक बार हम सोल्यूशन को नहीं देखते, खुद ही डिस्कस करते हैं कि जब एनुअली होगा क्या हमारा फॉर्मूला होगा? अमाउंट इज इक्वल टू p 1 प्लस r टू द पावर t, राइट। जब हमारे पास सेमी एनुअली होगा, हमारा क्या फॉर्मूला होगा? a इज इक्वल टू p, ब्रैकेट में 1 प्लस r डिवाइडेड बाय 2, बिकॉज ये सेमी एनुअली है, एंड t मल्टीप्लाई बाय 2। जब क्वार्टरली होगा क्या फॉर्मूला होगा हमारा? अमाउंट इज इक्वल टू p, ब्रैकेट में 1 प्लस r डिवाइडेड बाय 4, t मल्टीप्लाई बाय 4। और जब मंथली होगा, सो मंथली में अमाउंट इज इक्वल टू p, ब्रैकेट में 1 प्लस r डिवाइडेड बाय 12 टू द पावर t मल्टीप्लाई बाय 12। आई होप फॉर्मूला क्लियर है आप सबको। सो अब हम क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट सिनेरियो, व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। जब आपका इंटरेस्ट एनुअली साल में एक ही बार कंपाउंडिंग होगी तो कैसे निकालेंगे? p 1 प्लस r टू द पावर t। प्रिंसिपल क्या है हमारा? 2000। तो प्रिंसिपल हमने लिखा 2000, 1 प्लस r, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिवन है हमें क्वेश्चन में? 6%। सो 0.06 लिख सकते हैं। टाइम कितने साल के लिए कर रहे हैं हम कंपाउंडिंग? 4 साल के लिए, तो यहाँ पर हमने लिखा 4। अब 2000 मल्टीप्लाई बाय 1.06 टू द पावर 4। सो स्टूडेंट्स, अब आप अपने सारे कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, आप सब अपने कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं विद द सेम ट्रिक जो हमने पीछे डिस्कस करी। जब भी हमें 1.06 या कोई भी वैल्यू की पावर कैलकुलेट करनी होगी तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? 1.06 मल्टीप्लाई इक्वल टू जो वैल्यू आ गई वो पावर 2 की वैल्यू है। अब हमें पावर 4 की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप दोबारा से 1.06 मल्टीप्लाई इक्वल टू जो वैल्यू आ गई विच इज ऑफ पावर 2, फिर से एक और बार इक्वल टू प्रेस करेंगे, फिर से एक और बार इक्वल टू प्रेस करेंगे। ये जो वैल्यू आएगी ये हमारी पावर 4 की वैल्यू है विच इज 1.262476 मल्टीप्लाई क्या प्रिंसिपल है हमारा? 2000। सो हमारा अमाउंट आया 2524.95। आप देख सकते हो जब भी कंपाउंडिंग एनुअली होगी, साल में एक बार होगी, तो हमारा विथ 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम पीरियड फॉर 4 इयर्स जो हमारा अमाउंट है वो कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। एक साल बाद 2000 की वैल्यू हो जाएगी जब अगर ये इंटरेस्ट और रेट एप्लीकेबल होगा
2524। क्लियर है आप सबको? नेक्स्ट करते हैं सेमी एनुअली। सेमी एनुअली करने के लिए हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a इज इक्वल टू p 1 प्लस r डिवाइडेड बाय 2, बिकॉज सेमी एनुअली है, साल में 2 बार, टू द पावर t मल्टीप्लाई बाय 2। हमें पता है हमारा प्रिंसिपल अमाउंट इज 2000, रेट इज 6%, 0.06 डिवाइडेड बाय 2, टाइम है हमारा 4 इयर्स, बट अभी सेमी एनुअली है, साल में 2 बार, तो अब हमारा टाइम इज नाउ 8 टाइम्स 2000 multiply by 2.06 divided by 2 to the power 8। इसको हम जब सॉल्व करेंगे हमारे पास वैल्यू आएगी 1.03 टू द पावर 8। सो स्टूडेंट्स, अब हमें सेम से अपने कैलकुलेटर उठाना है, हमें अपनी वही वाली ट्रिक यूज करनी है। 1.03 मल्टीप्लाई इक्वल टू जो वैल्यू आई फिर से इक्वल टू, अगेन इक्वल टू, वी हैव टू प्रेस इक्वल टू फॉर 7 टाइम्स। हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी 1.2667700। मैं आप सबको करके दिखाऊं। आई हैव दिस कैलकुलेटर। अगर आप लोगों को ये क्लियरली विजिबल है तो आप भी आपके पास पड़ा है तो आप अपना उठाइए। करना क्या है, 1.03 लिखना है, टू द पावर 8 कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई इक्वल टू दबाओ, उसके बाद एक और बार 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये जो वैल्यू आएगी आप देख सकते हो स्क्रीन पर भी वही वैल्यू है जो नोटबुक में है, 1.2667700। सो दिस इज द वैल्यू आपकी जो आएगी 1.03 टू द पावर 8 की मल्टीप्लाई बाय 2000। ये आपका अमाउंट होगा जब कंपाउंडिंग होगी सेमी एनुअली। सो आई होप ये क्लियर है आप सबको। इन केस आप लोगों को कोई भी डाउट आ रहा है या एनीथिंग यू वांट मी टू रिपीट, आप क्वेश्चन एंड आंसर वाला आइकन है स्क्रीन पर, आप टाइप कर सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। जब कंपाउंडिंग हमारी हो रही है क्वार्टरली कंपाउंडिंग में अमाउंट इज इक्वल टू p ब्रैकेट में 1 प्लस r डिवाइडेड बाय 4 टू द पावर t मल्टीप्लाई बाय 4। आप ये देख सकते हैं प्रिंसिपल हमारे को पता है 2000, 1 प्लस r रेट हमें पता है 6%, 0.06 डिवाइडेड बाय 4 बिकॉज ये क्वार्टरली है एंड टाइम हमारे पास 4 इयर्स था और ये क्वार्टरली है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। सो 2000 मल्टीप्लाई बाय 4.06 डिवाइडेड बाय 4 टू द पावर 16, 2000 मल्टीप्लाई बाय 1.015 टू द पावर 16। अब स्टूडेंट्स इस केस में हमारे को अपना कैलकुलेटर यूज करना है क्योंकि हमें टू द पावर 16 निकालना है। इट्स द सेम वे जैसे हमने अभी तक कैलकुलेट करा, 1.015 मल्टीप्लाई इक्वल टू जो वैल्यू आएगी वो पावर 2 की है, देन अगेन आपको इक्वल टू करते जाना है 15 मोर टाइम्स, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1.268985। तो हमारा फाइनल अमाउंट आ जाएगा 2537.97। तो ये हमारी वैल्यू थी जब हमारी कंपाउंडिंग हो रही है क्वार्टरली। सो अब हमारा लास्ट सेक्शन था जब हमारे को कंपाउंडिंग मंथली करना है। मंथली करने के लिए सेम फॉर्मूला p 1 प्लस r डिवाइडेड बाय 12 टू द पावर t मल्टीप्लाई बाय 12। तो हमारे पास प्रिंसिपल है 2000 ब्रैकेट में 1 प्लस रेट क्या है 6% बाय 12, टाइम है हमारा 4 इयर्स मल्टीप्लाई बाय 12। सो 2000 मल्टीप्लाई बाय 12.06 डिवाइडेड बाय 12 टू द पावर 48। So 2000 multiplied by 1.005 to the power 48. So students, in this case we have to use calculator to calculate the value for 1.005 to the power 48. So ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जो जिसमें आपको थोड़ी सी ज़्यादा
कैलकुलेशन करनी पड़ती है, तो आपको इस केस में इक्वल टू प्रेस करना है 47 टाइम्स, बिकॉज जब आप 1 टाइम प्रेस करोगे तो आपकी पावर 2 की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट अगेन आपको 46 मोर टाइम्स प्रेस करना है, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 1.270489 मल्टीप्लाई बाय 2000, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2540.97। हमने अब चारों केसेस करे, हमने 4 केसेस डिस्कस करे कि जब हमारी कंपाउंडिंग ईयरली होगी, हाफ ईयरली होगी, क्वार्टरली होगी, मंथली होगी। सो नाउ द पॉइंट इज विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको मैं पहले बता रही थी कि हमारे लिए क्या बेटर ऑप्शन है। जब हमारा पैसा साल में 1 बार बढ़ेगा, 2 बार बढ़ेगा, 4 बार बढ़ेगा, या 12 टाइम्स उसकी कंपाउंडिंग होगी। आप इसमें खुद एनालाइज कर सकते हैं। जब ईयरली करा तो हमारा अमाउंट आया 2524। जब हमने हाफ ईयरली कंपाउंडिंग करी, अमाउंट आया 2533। दैट इज अ स्लाइट इंक्रीज, कुछ ज़्यादा इंक्रीज नहीं है, 24 से 33 हुआ। काइंड ऑफ यू कैन से 10 रुपीज हैज इंक्रीज्ड। क्वार्टरली में 2537, अगेंस्ट अ वेरी स्मॉल इंक्रीज, बट देयर इज इंक्रीज, आपका पैसा बढ़ गया। आप देखिए यहाँ पर स्लाइट इंक्रीज क्यों दिख रहा है, बिकॉज जो हमारा प्रिंसिपल है दैट इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट। आप सिर्फ 2000 रुपीज पर कंपाउंडिंग कर रहे हैं। जब हम रियल लाइफ सिनेरियोज में, बैंक्स में, जब दे डील इन ह्यूज सम ऑफ मनी, लार्ज सम्स, वहाँ पर करोड़ में, लैक्स में कंपाउंडिंग होती है, तो जो डिफरेंस होता है ना, दैट इज अ ह्यूज डिफरेंस। यहाँ पर हमारे को स्लाइट इंक्रीज दिख रहा है, बट इन रियल लाइफ सिनेरियोज जब भी कंपाउंडिंग होती है तो आपको बहुत मेजर इम्पैक्ट दिखता है कि जब आपका पैसा साल में 2 बार बढ़ रहा है, या 4 बार बढ़ रहा है, या 12 टाइम्स बढ़ रहा है। अब मंथली में देखो 2537 से 2540, इंटरेस्ट इंक्रीजेस फ्रॉम ईयरली टू मंथली। आप देखोगे पैसा, जो इंटरेस्ट का अमाउंट है या टोटल अमाउंट है, वो इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि आपका इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, आपका यहाँ पर इंटरेस्ट कंपाउंड हो रहा है। सो आई होप आपको ये समझ आया कि हमारे लिए बेटर ऑप्शन क्या है जब हमारी कंपाउंडिंग मंथली होगी। सो स्टूडेंट्स, मूविंग ऑन, हम इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हैं। अब ये जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है ना, ये कॉम्बिनेशन है। इसमें आपको कुछ सिंपल इंटरेस्ट के मिलेंगे, कुछ आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे जैसे हमारी एग्जाम्स में आते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं। Time required for rupees 2500 to yield rupees 300 in simple interest at 8%. So students, my advice is, जब भी आपको कोई क्वेश्चन आता है, सबसे पहले एनालाइज योर क्वेश्चन, अंडरस्टैंड आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है और आपसे पूछा क्या गया है। सबसे पहले टेक 2 minutes एंड एनालाइज योर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पहले आप पढ़ो, हमें निकालना क्या है, फाइंड द टाइम। सो हमें टी फाइंड आउट करना है, राइट। फॉर रुपीज 2500 टू यील्ड रुपीज 300 इन सिंपल इंटरेस्ट एट 8%। सो हमें ये पता चल गया, टी हमें निकालना है, इंटरेस्ट हमें गिवन है 8%, और सिंपल इंटरेस्ट हमें पता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू टी इंटू आर इंटू टी। फॉर रुपीज 2500 हमारे पास कितना टाइम में हमारा जो प्रिंसिपल है 2500 हमें 300 इंटरेस्ट देगा एट 8% पर एनम। सो हमारे पास प्रिंसिपल है 2500, रेट भी हमें पता है 8%, हम लिख सकते हैं 0.08। टाइम है हमारे पास, टाइम है नहीं, बिकॉज दैट इज समथिंग वी हैव टू फाइंड आउट, हमें निकालना है। फाइंड द टाइम, तो हम टी को लिख सकते हैं, टी दिस इज समथिंग वी नीड टू फाइंड आउट। सिंपल इंटरेस्ट हमें कितना चाहिए, 300। सो बेसिक मैथ्स है, आपको टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 2500 इंटू 0.08 आया हमारा 200 टी, 300 इज इक्वल टू 200 टी। हम टी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं विच इज 1.5, और हमें पता है टी हमारा ईयर्स में होता है,
सो टी की वैल्यू आ गई 1.5 ईयर्स. दिस इज अ वेरी बेसिक मैथ्स क्वेश्चन जो आप इजीली निकाल सकते हो, बट what is important is that you should remember the formulas. अगर आपको फॉर्मूलाज पता होंगे तभी आप सॉल्व कर पाओगे और निकाल पाओगे. सो इस केस में हमने कौन सा फॉर्मूला यूज करा सिंपल इंटरेस्ट का, विच इज प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम. मूविंग ऑन, एक और एग्जाम्पल देखते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज at what interest rate rupees 3000 yield rupees 120 in simple interest in 6 months. Student, this is also very important question. I want you guys to try. Don't look at the screen. आप अपनी नोटबुक उठाइए, उसमें लिखिए कि कितने इंटरेस्ट रेट पर. अब हमें इंटरेस्ट रेट निकालना है ₹3000 यील्ड. अब हमें पता है 3000 क्या है हमारा प्रिंसिपल, यील्ड ₹120 इन सिंपल इंटरेस्ट. हमें इंटरेस्ट भी गिवन है 120, टाइम पीरियड कितना है 6 मंथ्स. हम 6 मंथ्स को ईयर्स में कन्वर्ट करना हो हम लिख सकते हैं 0.5, राइट. सो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टी. प्रिंसिपल हमारा है 3000, रेट के लिए हम आर लिख सकते हैं, टाइम पीरियड हमारा मंथ्स में है. जब भी आपको टाइम पीरियड मंथ्स में होगा, फर्स्ट स्टेप वुड बी टू कन्वर्ट इट इनटू ईयर्स. ये ध्यान रखो, ये इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं. जब भी आपको मंथ्स में है तो आपको मंथ्स में सॉल्व नहीं करना, बिकॉज ये जो फॉर्मूला होता है हमारा प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टी, टी इज ऑलवेज इन ईयर्स एंड रेट हमारा पर एनम, राइट. सो प्रिंसिपल आया 3000, रेट के लिए हम आर लिख देते हैं. हमें फाइंड आउट करना है, टाइम है हमारा 0.5, सिंपल इंटरेस्ट इज 120. हम आर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली. आर आया 0.08 विच इज 8%. सिंपल इजी क्वेश्चन. आई थिंक इसमें कुछ भी कम्प्लेक्स नहीं है. आपको डायरेक्ट फॉर्मूलाज अप्लाई करने हैं सिंपल इंटरेस्ट के. वट एवर मिसिंग वैल्यू इज देयर आपको वो फाइंड आउट करनी है, और जो जो वैल्यूज आपको गिवन है वो आप सब्स्टिट्यूट करोगे. सिंपल मैथ्स. ओके, मूविंग ऑन, आगे बढ़े. एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. What principal will amount to rupees 645 in 1.5 years at 5% simple interest? तो देखो क्वेश्चन में ही पहले लिखा है what principal. So what principal means कितना प्रिंसिपल अमाउंट विल अमाउंट टू ₹645. तो प्रिंसिपल हमें फाइंड आउट करना है, सिंपल बात. विल अमाउंट टू ₹645. अब हमारे को अमाउंट गिवन है, प्रिंसिपल मिसिंग है, निकालना है. अमाउंट गिवन है इन 1.5 years. हमारे पास टाइम पीरियड है एंड हमारे पास रेट है. तो हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं. सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी, राइट. अब हमारे पास अमाउंट गिवन है, हमें पता है अमाउंट क्या होता है, सम ऑफ टू थिंग्स. अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. सो हमने प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट P प्लस आई लिख दिया. अब इंटरेस्ट के पे हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. सिंपल इंटरेस्ट को हम क्या लिखते हैं, PRT. तो मैं आई की जगह लिख सकती हूँ PRT. टेकिंग P कॉमन, हमारे पास अमाउंट के लिए क्या आ गया 1 प्लस RT. ये हमने पहले भी स्टार्टिंग क्लास में भी डिस्कस करा था कि अमाउंट को आप ये फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो. अमाउंट इज इक्वल टू P 1 प्लस RT, राइट. अमाउंट कितना गिवन है क्वेश्चन में 645. तो हमने अमाउंट की जगह लिखा 645 विच इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर, रेट कितना है 0.05, टाइम 1.5 years को मैं 1.5 years लिख सकती हूँ, राइट. सो सब्स्टिट्यूट करने पर हमारे पास P की वैल्यू आ गई 645 डिवाइडेड बाय 1.075. प्रिंसिपल आ गया हमारे पास 600. सो ये क्लियर है. 600 रुपीज अगर आप 1.5 साल के लिए इन्वेस्ट करोगे यूजिंग सिंपल इंटरेस्ट 5%, तो आपका अमाउंट कितना होगा 645.
देखो स्टूडेंट, सिंपल है. द ओनली वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज टू रिमेंबर द फॉर्मूलाज एंड दैट्स इट. बेसिक कंसेप्ट अपने क्लियर रखो. सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है. कोई भी इंटरेस्ट हो, अमाउंट का कंसेप्ट सेम है. अमाउंट हमेशा सम होगा दो चीजों का, प्रिंसिपल एंड सेकंड इज योर इंटरेस्ट. आई होप दैट इज क्लियर. So, moving on. One more question. Find the compound interest and the compound amount. अब ये हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन है. इससे पहले हमने बेसिक सिंपल एंड इजी क्वेश्चंस करे थे सिंपल इंटरेस्ट के. So find the compound interest and the compound amount when rupees 700 invested for 15 years at 8% compounded semi-annually. तो हमें आपको निकालना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड कंपाउंड अमाउंट. ठीक है, जब कंपाउंडिंग एनुअली हो रही है, सेमी एनुअली हो रही है. आप देख सकते हो क्वेश्चन में बहुत स्पेसिफिकली लिखा है कंपाउंडिंग हो रही है हमारी सेमी एनुअली. तो हमारे को हमारा फॉर्मूला याद है, अमाउंट इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर बाई डिवाइडेड बाई 2 टी मल्टीप्लाई बाई 2. अगर मैं पूछूं आप सबसे कि मल्टीप्लाई बाई 2 एंड डिवाइड बाई 2 क्यों करा, we all know that सेमी एनुअली कंपाउंडिंग हो रही है. सेमी एनुअली का मतलब है साल में 2 बार, इसलिए हमने r को डिवाइड करा बाय 2 एंड t को मल्टीप्लाई करा बाय 2. इस केस में हमारे पास कितना इन्वेस्ट करा हमने 15 सालों के लिए, रुपीज 700. सो वट एवर सम यू इन्वेस्ट दैट इज योर प्रिंसिपल. प्रिंसिपल इज योर 700. 1 प्लस आर रेट है आपका 8%, 1 प्लस 0.08 बाई 2 टाइम है आपके पास 15 ईयर्स. 15 सालों के लिए कर रहे हैं तो 15 साल 15 ईयर्स इंटू 2. अब यहाँ पर हमारे को 700 मल्टीप्लाई बाय 1.04 टू द पावर 30. सो अगेन विल यूज अ कैलकुलेटर. और जो ट्रिक मैंने आपको समझाई थी कि आपको कैसे सॉल्व करना है, 1.04 मल्टीप्लाई इक्वल टू, आप इक्वल टू 29 टाइम्स मोर प्रेस करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3.24339 मल्टीप्लाई बाय 700. तो आपके पास अमाउंट आया 2270.373. ठीक है, तो ये है हमारा अमाउंट. हमारे को क्वेश्चन में दो चीजें निकालनी थी, कंपाउंड अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल. प्रिंसिपल कितना पैसा इन्वेस्ट करा था हमने 15 इयर्स के लिए, लुक एट इट अगेन, रुपीज 700. हाउ मच मनी वी हैव इन्वेस्टेड, रुपीज 700 इन्वेस्ट करा था 15 इयर्स के लिए. सो दिस इज आवर प्रिंसिपल. हमारा फाइनल अमाउंट कितना आया 2270. इसमें से हम डिडक्ट कर देंगे प्रिंसिपल 700. सो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट राउंडेड ऑफ आ गया रुपीज 1570. सो आई होप आप लोगों को ये क्लियर है. चलो आगे चलते हैं. मूविंग ऑन, इंटरेस्ट कंपाउंडेड continuously. So before starting with this topic, interest compounded continuously, I want you guys to take 2 minutes. ठीक है, आप 2 मिनट लो, अच्छे से रिवाइज करो कि अभी तक हमने क्या पढ़ा, अंडरस्टैंड इट. ठीक है, आपको कोई भी डाउट आता है, राइट इट एंड आई विल बी बैक इन 2 minutes.
So students, I'm back. And so in the meanwhile, I was just looking at your question and answers. मैं देख रही थी आप लोगों ने क्या क्या question and answers publish करे हैं. So I've just read few, not all of them. So कुछ I'll answer it right now. हम कौन सी unit कर रहे हैं? हम unit 3 कर रहे हैं of business maths, and this unit is basic mathematics of finance. So हम ये discuss कर रहे हैं unit 3 of business maths. And someone has also posted कि how to see log table. So that's a very important thing. हम log table कैसे देखते हैं हम आज ही discuss करेंगे. अभी हम in just like 10 more minutes हम वही question करने वाले हैं जिसमें हमारा log का use होगा. So आपको आई विल बी एक्सप्लेनिंग, मैं समझाऊंगी हम लॉग टेबल कैसे देखते हैं, लॉग कैसे फाइंड आउट करते हैं, एंटी लॉग कैसे निकालते हैं, राइट. एंड एक्सेप्ट एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दिस कंटेंट, आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं जो भी हैं वो आप पोस्ट कर सकते हैं, राइट इन योर क्वेश्चन आंसर्स. एंड लास्ट 15 minutes we have completed 1 hour of this session and we have more 1 hour, so I'll be taking more like 45 minutes more of class. And जो भी हमारा लास्ट का 15 मिनट होंगे उसमें I'll see your question and answers and I'll try जो भी maximum I can resolve your queries. Okay, कोई भी topic if you want me to explain. अभी हमने सिर्फ दो चीजें डिस्कस करी हैं. वन इज सिंपल इंटरेस्ट, अनदर इज कंपाउंड इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट में हमने डिस्कस करा एस्पेक्ट्स ऑफ कंपाउंडिंग. अगर कंपाउंडिंग हमारी मंथली है तो क्या फॉर्मूला है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, ईयरली है, क्वार्टरली है, सेमी एनुअली है. सो फार हमने यहाँ तक डिस्कस करा, राइट. अब हम आगे चलते हैं एंड लास्ट 15 minutes आर फॉर योर क्वेरीज. डोंट वरी, जो भी आपके इश्यूज हैं या जो भी डाउट्स हैं वो हम रिजॉल्व करेंगे, राइट. सो मूविंग ऑन, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज interest compounded continuously. इन पर देख सकते हैं interest compounded continuously. आई थिंक एक डाउट आएगा आप लोगों के मन में कि जब हमने एस्पेक्ट्स करे तो हमने उसमें 4 एस्पेक्ट्स पढ़े, मंथली, ईयरली, सेमी एनुअली एंड क्वार्टरली. तो अभी कॉन्टिन्यूसली का क्या मतलब है? कंपाउंडिंग कॉन्टिन्यूसली का मतलब है जब हमारा पैसा डेली, एवरी डे द कंपाउंडिंग इज टेकिंग प्लेस ऑन द मनी यू हैव डिपॉजिटेड. सो व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड डेली, सो आपने जब आपके पैसे पर इंटरेस्ट कॉन्टिन्यूसली कंपाउंड होता है, सो आज मॉर्निंग में लेट्स सपोज टुडे यू हैव इन्वेस्टेड मनी एंड बाय एंड ऑफ द डे और योर नेक्स्ट डे जो आपके पैसे पे फिर से कंपाउंडेड होगी, इंक्लूडिंग योर प्रिंसिपल दैट यू हैव डिपॉजिटेड प्लस 1 day interest. Similarly, every day you are earning interest on interest, so that is interest compounded continuously. So आप अगर स्क्रीन पर देखो, when the interest is compounded daily, जब इंटरेस्ट डेली कंपाउंडिंग होता है that is 365 times in a year, तो हमारा क्या अप्रोच थी? अभी तक हम एक सिंपल फॉर्मूला यूज करते थे स्टूडेंट्स, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r डिवाइडेड बाय, अगर ये मंथली होता था तो इट्स रिमेन्स द सेम, ईयरली सेमी एनुअली होता था, मंथली होता था तो हम डिवाइड बाय 2 एंड t मल्टीप्लाई बाय 12 करते थे, राइट. क्वार्टरली होता था तो r डिवाइडेड बाय 4 करते थे, टाइम मल्टीप्लाई बाय 4. सेमी एनुअली होता था तो r डिवाइडेड बाय 2 करते थे, t मल्टीप्लाई बाय 2. अब नाउ इन दिस केस वी आर डूइंग इंटरेस्ट कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली साल में 365 टाइम्स. सो इज इट पॉसिबल कि आप r डिवाइडेड बाय 365 कर सकते हो? बिकॉज यू विल बी यूजिंग कैलकुलेटर्स, नॉर्मल कैलकुलेटर आपको अलाउड होंगे क्वेश्चन पेपर्स में, बट t मल्टीप्लाई बाय 365 इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. आप कैलकुलेटर पर 364 टाइम्स इक्वल टू प्रेस करना, बिकॉज ये तो आपको खुद कैलकुलेट करनी होगी वैल्यू. सो दिस अप्रोच इज नॉट पॉसिबल कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली में.
So we use a very different formula. इस scenario में we don't follow this approach. We use a formula which is amount is equal to P. E is our exponent to the power R multiply by T. So जब भी it's a very important topic, पेपर में questions आते हैं. फाइंड द इंटरेस्ट कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली, आपको डिटेल्स दी जाएंगी, आपके पास टाइम होगा, प्रिंसिपल होगा, रेट होगा, और आपको कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा. सो हेयर P इज ऑलवेज लाइक ऑलवेज, P इज आवर प्रिंसिपल, E क्या है हमारा एक्सपोनेंट, R है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, एंड T इज टाइम इन ईयर्स. ओके, So let's do one example. हम example करेंगे तो हमें ज़्यादा clarity आएगी. What is interest compounded continuously? So my objective so far is to make you understand कि आप लोगों को meaning समझ आए. Interest compounded continuously का मतलब क्या है? Whenever your interest is accumulated, जब आपका पैसा daily accumulate हो रहा है, daily increase हो रहा है. पहले तो हमने पढ़ा था कि साल में बढ़ रहा है, साल में 4 बार बढ़ रहा है, या सब मंथली बढ़ रहा है, हर मंथ बाद इंटरेस्ट आपका कंपाउंड हो रहा है. बट whenever your interest is compounding daily, that is known as interest compounded continuously, and the formula for this is amount is equal to P multiplied by E to the power R multiplied by T. So P E to the power RT. So let's do one example. हम एक example करते हैं तो हमें ज़्यादा clear होगा. So let's read it. Find the compound amount of rupees 2000 for 4 years at 6% compounded continuously. हमें क्या निकालना है? Compound amount of rupees 2000. So 2000 क्या है हमारा principal for 4 years. टाइम पीरियड कितना है हमारा? T 4 years at 6%. R क्या है हमारा? 6% कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली. सो अब आप देखोगे अगर ये हमारे प्रीवियस क्वेश्चन जैसा होता तो यहाँ होता कंपाउंडेड से क्वार्टरली और सेमी एनुअली और मंथली और ईयरली. बट हेयर द it is written that you have to find out the compound amount where interest is compounded continuously. जब आपका इंटरेस्ट continuously compound हो रहा है तो आपको compound amount कैसे निकालना है? हमें पता है उस सिनेरियो में हमारे पास क्या फॉर्मूला है? अमाउंट A is equal to PERT. आप अमाउंट को सम भी बोल सकते हैं. आपके पास जो भी डिफरेंट बुक्स यू रेफर और यू आर यूजिंग द स्टडी मटेरियल फ्रॉम SOL, तो आप देख सकते हो in different books some people have used amount as sum or sum as amount, one and the same. आप sum बोलो amount बोलो, just means the same. ओके तो यहाँ पर हमारे पास प्रिंसिपल है 2000, सो हमने P की जगह लिखा 2000. E is our exponent and for 4 years time is 4 and rate is 6%. हमने लिखा E to the power 0.06 multiply by 4. So amount आया equal to 2000 multiplied by E 0.24. So all those who have doubts regarding log, आप लोगों को एग्जाम में log table provided होगा. That is the best scenario, आपको log table given हो. In case आपको log tables नहीं given है, in that scenario आपको values given होगी. That you don't have to worry, आपको ऐसे कोई problem नहीं आएगी. या तो आपको directly value बताई गई होगी कि log XYZ value this आपको पेपर में given होगा, या आपको log tables provide किए जाएंगे. अब देखो जब भी हमारे पास एक्सपोनेंट वाले क्वेश्चंस हो 2000 मल्टीप्लाई बाय E 0.24, इस केस में वी टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स. सो हमने लॉग लिया, log A इज इक्वल टू log 2000 मल्टीप्लाई बाय E 0.24. लॉग को सॉल्व करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हमें पता हो कि लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ मल्टीप्लिकेटिव, कुछ एडिशन, कुछ सब्ट्रैक्शन. देयर आर सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग जो आप सबने पढ़ रखे हैं. उसको एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं. जब भी लॉग आप देखो नोट्स में आई हैव रिटन यूजिंग लॉग प्रॉपर्टी log mn. log mn का मतलब क्या होता है? log m प्लस log n
log m to the power n को हम लिख सकते हैं n log m. So these two very important properties जो हम अपने questions में use करने वाले हैं. अब आप यहाँ पर देखो, हमने लिखा log a is equal to log 2000 e 0.24. तो आप समझ सकते हो which property is this? This is first case log mn. हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं log 2000 plus log e 0.24. I hope I'm not going too fast. Take your time, आप ये आराम से देखो log property. See this. zoom कर लेते हैं. See this. Log properties, there are two log properties जो हम use करेंगे. Log mn क्या होता है? Log m plus log n. Log m to the power n क्या होता है? n log m. और अभी तक हमारी इक्वेशन क्या है? log a is equal to log 2000 e 0.24, राइट? तो हमने log 2000 e 0.24 को प्रॉपर्टी यूज करी log m plus log n. So log a is equal to log 2000 plus log e 0.24. अब यहाँ पर आप देख सकते हो हम अपनी सेकेंड प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं log m to the power n. आप देख सकते हो log m to the power n. इसका सोल्यूशन क्या होता है? n log m. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.24 log e and log 2000. log a is equal to log 2000 plus 0.24 log e. So only one thing जो आपको याद रखनी है, that log e की वैल्यू क्या होती है? 0.4343. Student, this is something that you have to remember. It's easy. ये हमेशा याद रखना log e की वैल्यू क्या होती है? 0.4343. So 0.24 multiply by 0.4343, आपके पास वैल्यू आ गई 0.104232. Now हमें निकालनी है log 2000 की वैल्यू, राइट? log 2000 की वैल्यू निकालते हैं. सबसे पहले यहाँ पर हमने लिखा हुआ है 3.3010. कैसे आई? There are certain steps, कुछ स्टेप्स हैं log की वैल्यू निकालने के लिए. So इस क्वेश्चन को यहीं पर ही होल्ड करो, सब हम जाते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ log 2000 फर्स्ट ऑफ ऑल. ओके, देयर आर फ्यू स्टेप्स. आप नीचे देखो नोट्स में. देखो कुछ स्टेप्स हैं log की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए. ये स्टेप्स सेम रहेंगे. सबसे पहले क्या करना है, आपको दो चीजें पता होनी चाहिए. आप देखो हमारे पास क्या वैल्यू है log 2000. क्या कोई डेसिमल वैल्यू है? नहीं. हमारे ये सारे होल नंबर्स हैं. 2000 हमारे पास होल नंबर्स हैं, कोई डेसिमल वैल्यू नहीं है. हमेशा दो पार्ट्स होते हैं वैल्यू के. एक पार्ट होता है जो डेसिमल से पहले है और जो डेसिमल के बाद है. डेसिमल से पहले वाले पार्ट को हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक. Like this 2000 is a characteristics because कोई डेसिमल पार्ट नहीं है. डेसिमल के बाद जो वैल्यूज होती हैं उसको हम बोलते हैं मेंटिसा. ओके, जस्ट फॉर योर नॉलेज, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर फाइंडिंग आउट दिस वैल्यू. बस आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि द पार्ट बिफोर डेसिमल इज कैरेक्टरिस्टिक एंड आफ्टर द डेसिमल इज मेंटिसा. तो हमारा सबसे पहला स्टेप होता क्या है लॉग निकालने का? आपको काउंट करना होगा नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक. आप देखो कितने होल नंबर्स हैं आपके पास? 1 2 3 4. आपके पास 4 होल नंबर्स हैं. तो दिस इज योर फर्स्ट स्टेप. लॉग निकालने के लिए सबसे पहले डिजिट्स काउंट करनी है. इस केस में हमारे पास डेसिमल से पहले 4 डिजिट्स हैं और डेसिमल के बाद कोई वैल्यू नहीं है, जस्ट 0 0 0. सो हमारे पास 4 होल नंबर्स हैं. दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप 1. सेकेंड स्टेप क्या है? डिडक्ट 1 फ्रॉम द काउंटेड नंबर्स. अगर आपके पास 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या 4 होल नंबर्स हैं, उनमें से 1 माइनस करो. 4 माइनस 1, आपके पास क्या वैल्यू आ गई? 3. अगर यहाँ पर हमारे को log 200 निकालना होता तो मेरा स्टेप 2 में मेरे पास log 200 में 3 डिजिट्स होती, -1, तो मेरे पास यहाँ रिजल्ट आता 2. फर्स्ट स्टेप इज काउंट करो कितनी डिजिट्स हैं. सेकेंड स्टेप, उसमें से जितनी भी डिजिट्स हैं, लेट्स से 5 6 7 जो भी डिजिट्स हैं उसमें से 1 माइनस करना है. दिस इज, ये स्टेप सेम रहेंगे कोई भी वैल्यू होगी.
ठीक है, आपके पास वैल्यू आई 3, तो आपको ये पता लग जाएगा जो भी आपकी लॉग की वैल्यू है उसका होल नंबर इज 3, आगे की जो भी वैल्यूज होंगी वो डेसिमल पार्ट होंगी, तो आपका 3 आपका कैरेक्टरिस्टिक पार्ट है, राइट। अब डेसिमल पार्ट क्या होगा, अब ये 3 आ गया, आगे जो लॉग का फाइनल आंसर होगा वो 3 पॉइंट समथिंग होगा। अब यहाँ पर इसका डेसिमल पार्ट निकालने के लिए हमें करनी होती है पेयरिंग। आपके पास जो भी वैल्यू है, हमारे पास यहाँ पर 4 डिजिट्स हैं, 2004 डिजिट्स, आपको पेयरिंग करनी होगी। फर्स्ट 2 डिजिट्स की पेयरिंग करो which is 20, second single digit and third is also single digit. So आपने पेयर बनाए, पहले दो नंबर्स के पेयर बनाने हैं 20 then 0 and 0. So अब इसका लॉजिक क्या है, आपको लॉग टेबल में जाकर सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में देखना है 20 पर क्या वैल्यू है, 20 की वैल्यू 0 पर देखनी है, 0 सेकेंड कॉलम में, एंड थर्ड इसको आपको देखना है थर्ड कॉलम में विच इज मीन डिफरेंस। 20 की वैल्यू 0 पर देखना है एंड 0, ये पेयरिंग से आपका डेसिमल पार्ट आएगा बिकॉज कैरेक्टरिस्टिक पार्ट तो आपका सेकेंड स्टेप से ही आ गया थी। अब ये 3010 कैसे आया, इसके लिए हम देखेंगे लॉग टेबल, ठीक है। आप टेबल ठीक, सी ऑन दिस स्क्रीन, ये हमारे पास एक लॉग टेबल है, राइट। देखो लॉग टेबल में हमेशा 3 कॉलम्स होंगे, एक होगा कॉलम 1, दिस इज द कॉलम 1, ये है आपका कॉलम 2, और जो मेन डिफरेंस वाला एरिया है ये आपका है कॉलम 3। तो मैंने आपको कहा आपको पेयर बनाने हैं, 2000 है तो पहले 2 डिजिट्स का पेयर बनाओ 20 का, सेकेंड डिजिट का सिंगल पेयर, कोई पेयर नहीं होगा, दैट इज सिंगल डिजिट, एंड थर्ड इज ऑल्सो सिंगल डिजिट। हमारे पास यहाँ पर था पेयरिंग 20, तो पहले 20 की वैल्यू देखो कॉलम 1 में, यहाँ पर देखो 20 की। अब हमारे को 0 पर वैल्यू देखनी है, कॉलम 2 में 0 को देखो, 20 को 0 पे देखो क्या वैल्यू है 3010। नेक्स्ट थर्ड कॉलम में 0, देखो मेन डिफरेंस में कभी भी 0 नहीं होता, तो ये जो हमारी 20 की 0 पर वैल्यू है 3010, ऐसे देखो। इज इट विजिबल स्टूडेंट्स, देखिए फर्स्ट कॉलम में 20 को देखा, सेकंड कॉलम में हमने वैल्यू देखी 3010, 20 की वैल्यू 0 पर देखी, हमारे पास आया 3010। थर्ड कॉलम हमारा होता है मीन डिफरेंस का, देखो मीन डिफरेंस में आप खुद ही देखो कोई भी 0 वैल्यू नहीं है, इसलिए हमारा फाइनल आंसर होगा 20 की 0 पर वैल्यू विच इज 3010। तो अब हमारी आ गई लॉग की वैल्यू, देखो स्टूडेंट्स, देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने मैं यही लिखा है 3010 बिकॉज 20 की 0 पर वैल्यू आई 3010, सो हमारा लॉग 2000 की वैल्यू आई 3.3010, जिसमें जो डेसिमल पार्ट है वो हमने पेयरिंग से कैलकुलेट करा। अब यहाँ देख सकते हो फॉर डेसिमल पार्ट हम पेयरिंग करेंगे, फॉर होल नंबर फॉर कैरेक्टरिस्टिक पार्ट हम क्या करेंगे, 2 स्टेप करने होते हैं, पहले डिजिट्स कैलकुलेट करो, इस केस में हमारे पास 4 डिजिट्स हैं, उसमें से -1 करो, जो भी वैल्यू आई वो आपका होल नंबर हो गया। सो लॉग 2000 की वैल्यू आई हमारी 3.3010। रिमेंबर दीज स्टेप्स, अगर आप फोन यूज कर रहे हो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्टेप्स एंड आप कोई भी वैल्यू इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। सो लॉग 2000 की वैल्यू आई 3.3010, जो हमने अभी निकाली 0.24, लॉग ई की वैल्यू हमें पता है 0.4343, सो हमारे लॉग ए की वैल्यू आ गई 3.405
2। स्टूडेंट्स यहाँ तक क्लियर है? तभी हम एंटी लॉग समझ सकते हैं। हमने लॉग ए आ गया हमारा 3.4052। अब हमें अमाउंट निकालना है। अमाउंट निकालने के लिए हम एंटी लॉग निकालेंगे ऑफ 3.4052। जैसे हमारे लॉग के लिए कुछ स्टेप्स थे, यू कैन सी इट ऑन द स्क्रीन। सिमिलरली एंटी लॉग निकालने के लिए भी हमारे कुछ स्टेप्स हैं। तो अब हम एंटी लॉग निकालते हैं। आप लोगों को लॉग टेबल दिया जाएगा, एंटी लॉग टेबल भी प्रोवाइड किया जाएगा। इन केस आपको नहीं दिया टेबल क्वेश्चन में, पेपर में, देन आपको वैल्यूज का आंसर दिया जाएगा। साइड में आपको बता दिया जाएगा दैट लॉग 2000 की ये वैल्यू है, एंटी लॉग ये है। आप लोगों को इसके लिए कोई वरी करने की जरूरत नहीं है। ओके, अब नाउ हाउ टू कैलकुलेट द एंटी लॉग ऑफ 3.4052। जैसे मैंने आपको अभी बताया था, दो पार्ट्स होते हैं। 3 इज योर कैरेक्टरिस्टिक, डेसिमल से पहले होल नंबर्स आर योर कैरेक्टरिस्टिक एंड डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स आर कॉल्ड मैंटिसा। ठीक है, अब हम एंटी लॉग कैसे कैलकुलेट करेंगे? फर्स्ट स्टेप इज चेक द नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। अब देखो यहाँ ओनली डिफरेंस इज लॉग में आप देखते हो कितनी डिजिट्स हैं, एंटी लॉग में आपको नंबर देखना है। इफ इट इज 5 यू हैव टू ऐड 1, 5 1 दैट इज 6। अब यहाँ पर क्या नंबर है हमारा? 3। सो चेक द नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक दैट इज 3। सेकेंड स्टेप क्या कहते हैं आपको? यहाँ पर ही ऐड 1 इन द नंबर। लॉग में हम 1 डिडक्ट करते हैं, एंटी लॉग में हम 1 ऐड करते हैं। सो 1 ऐड कर दो, 3 में हमारे पास आया 4। स्टेप 2 कहता है टेक द पावर ऑफ 10 एज 4। आपको जस्ट लिखना है 10 की पावर 4, बिकॉज आपने 1 ऐड करने के बाद आपके पास वैल्यू आई 4 की। टेक द पावर ऑफ 10 एज 10/4। आगे स्टेप्स में आपको समझ आ जाएगा कि हम पावर क्यों ले रहे हैं 10 की। थर्ड स्टेप, आपको पेयरिंग करनी है। ठीक है, मेक पेयर्स। आपके पास 4 डिजिट्स हैं, तो सिंपल पेयरिंग करते कैसे है? पहले 2 डिजिट्स का पेयर बनाओ, उसको कॉलम 1 में देखो 40, नेक्स्ट इज 5 एंड नेक्स्ट इज 2। पहले 2 डिजिट्स को कॉलम 1 में देखना है, 5 को कॉलम 2 में देखना है एंड 2 को आपको कॉलम 3 में देखना है। अब हम एंटी लॉग टेबल में जाएंगे और एक एक करके देखेंगे। कॉलम 1 में 0.40 को 5 पे देखो क्या वैल्यू आती है। आप देखोगे वैल्यू आएगी 2541। और मीन डिफरेंस, इस केस में आप मीन डिफरेंस भी देख सकते हो। मीन डिफरेंस 1 है। इन दोनों को ऐड करो, जो भी 40 की वैल्यू 5 पे देखो, 0.40 की वैल्यू 5 पे क्या आई? 0.2541। उसमें मीन डिफरेंस 2 पे क्या वैल्यू है? 1। इसको ऐड करा, आपके पास वैल्यू आई 0.2542। आई विल शो यू द एंटी लॉग टेबल, आपको और क्लियर होगा। एंटी लॉग टेबल देखते हैं। स्टूडेंट सी, ये एंटी लॉग टेबल है, राइट? हमारे को क्या चेक करना है? हमारे को वैल्यू चेक करनी है जस्ट अ मोमेंट। स्टूडेंट्स, ये हमारा एंटी लॉग टेबल है, राइट? आप देख सकते हो एंटी लॉग टेबल जस्ट लाइक लॉग टेबल। जैसे लॉग टेबल होता है, इसमें भी 3 कॉलम्स है। दिस इज योर कॉलम 1, ठीक है, देन दिस इज योर कॉलम 2। आप इसको रो भी बोल सकते हो, एक्चुअली इट्स अ रो। सो दिस इज योर कॉलम 1, हम इसको कॉलम 2 ये बोलते हैं। दिस इज योर कॉलम 3 मीन डिफरेंस। हमें कैलकुलेट करना है 0.40 की वैल्यू 5 पर एंड हमारे को 2 है मीन डिफरेंस देखना है। सो 0.40 गो डाउन, देखो यहाँ आ गया 0.40। 0.40 की वैल्यू आपको देखनी है फिफ्थ कॉलम में। आई थिंक दिस इज योर फिफ्थ कॉलम।
थोड़ा सा व्यू मुझे डिक्रीज करना होगा टू सी दैट वैल्यू. This is my fifth column. I am going down, down, down here. And 40 की वैल्यू आप फिफ्थ कॉलम में देखोगे, it's 2541. When you look at the table, 40 की फिफ्थ वैल्यू is 2541 and mean difference 2 की वैल्यू है 1. मीन डिफरेंस 2 की वैल्यू भी आपको 40 पे देखनी है. 0.40 को 2 पे देखो. 0.40 को आप जब 2 पे देखोगे तो वो भी 1 आएगी. तो 0.40 की वैल्यू फिफ्थ पे 2541. मीन डिफरेंस 2 की वैल्यू 1 है. तो आपको क्या करना है, 2541 में ये 1 ऐड करना है. वैल्यू आ जाएगी 0.2542. क्लियर है? लेट्स गो बैक. सी स्टूडेंट्स, सो अभी हमने देखा 0.40 की वैल्यू एंटी लॉग टेबल में 5 पर है 0.2541. जब आप मीन डिफरेंस 2 को चेक करोगे तो वैल्यू आएगी 1. सो हमारे को क्या करना है, वी हैव टू ऐड दीज टू वैल्यूज. तो हमारे पास वैल्यू आई 0.2542. नाउ जो हमने स्टेप 1 और 2 में करा, दैट 10 की पावर 2, उसका लॉजिक ये था कि आपके पास जो फाइनल स्टेप में वैल्यू आएगी 0.2542, आपको मल्टीप्लाई करना है 10 टू द पावर 4, दैट इज 10,000. 2542 को आप मल्टीप्लाई करोगे 10,000 से, आपके पास एंटी लॉग वैल्यू आ गई 2542. सो दिस इज आवर फाइनल सोल्यूशन. देखो फाइनल आंसर हमारे पास अमाउंट आया है ₹2542. सो वेन एवर इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली, आप लोगों को दो वैल्यूज निकालनी आएंगी, दैट इज लॉग एंड एंटी लॉग. Without knowing these two steps, it's very difficult to solve these questions. So आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए लॉग कैसे निकालते हैं, एंटी लॉग. अभी हम और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे. मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूंगी लॉग कैसे देखना है एंड एंटी लॉग कैसे देखना है, ताकि आपको और क्लियर हो. जस्ट इन केस आपको अभी भी समझ नहीं आया, पोस्ट इट इन योर क्वेश्चंस एंड लास्ट 15 मिनट्स आर ऑल फॉर योर क्वेरीज. कूल. सो मूविंग ऑन, अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखते हैं. सी, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू सम टू डबल? How long will it take to sum to double if compound continuously at 10% per annum? So that's a very important paper question. How long? Long, you understand that you have to find out time. कितने टाइम में, how long will it take to sum to double? कितने टाइम में आपका sum बोलो या amount double हो जाएगा if compound continuously at 10% per annum. So in this question हमें गिवन क्या है, हमें रेट गिवन है 10%. हमें पता है अमाउंट क्या फॉर्मूला होता है कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली में, PERT, राइट. आर हमें गिवन है 10%, राइट. और हमारे को क्या बताया हुआ है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू सम टू डबल? कितने टाइम में आपका सम जो है वो डबल हो जाएगा. अमाउंट इज इक्वल टू 2p. कितने टाइम में आपका जो अमाउंट है वो डबल हो जाएगा प्रिंसिपल के. तो हम लिख सकते हैं अमाउंट इज इक्वल टू 2p. सो 2p इज इक्वल टू PER. आर को हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं. रेट इज 10%, 0.10. टाइम इज 10, sorry, time is t because that is something you have to find out. So 2 is equal to e to the power 0.10t. अब we can take log on both sides. हम log लेंगे, log 2 is equal to log e 0.10t. अभी हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस करी थी लॉग की, log mn. Similarly, using that property log mn which is equal to n log m, हम सॉल्व करेंगे 0.10t log e log 2. log e की वैल्यू हमें पता है 0.4343, हमने सब्स्टिट्यूट करा. log 2 is equal to 0.10t multiplied by 0.4343. log 2 is equal to 0.04343t.
तो इस केस में हमें log 2 की वैल्यू निकालनी है. सो गोइंग बैक टू द सेम स्टेप्स, अगर आप लोगों को याद है हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता था, हमारे पास कितने होल नंबर्स हैं. इस केस में वी हैव जस्ट वन होल नंबर, एक ही है 2. उस होल नंबर से सेकंड स्टेप से आपको 1 माइनस करना है. वन होल नंबर वी हैव टू डिडक्ट -1. सो 1 माइनस 1 इज 0. अब हमारे को पता है log 2 की वैल्यू क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक पार्ट होगा 0. तो जो फाइनल आंसर होगा log 2 का वो 0 पॉइंट समथिंग होगा, राइट. सो नेक्स्ट स्टेप इज मेक पेयर्स. अब हमारे पास See, I have written here step 1, number of digits कितनी है before decimal 1, deduct 1 from the number of digits, 1 minus 1 0. हमारे को पता चल गया that characteristic value जो भी log 2 का आंसर होगा that is 0. अब जो decimal part है उसके लिए हम क्या करते हैं, pairs बनाते हैं. हमारे को pairs बनाने हैं 2 1 1. पहले 2 digits का pair होगा फिर single single. So 2 0 and 0 0. हम 2 को 2.00 लिख सकते हैं. पहले हमने 2 0 का पेयर बनाया, देन 1, देन 0 एंड 0. सो अगर हम लॉग टेबल में दोबारा देखें 20 की वैल्यू 0 पर क्या आती है, 3010. तो हमारे को पता चल गया दैट आवर डेसिमल पार्ट इज 3010 और कैरेक्टरिस्टिक होल नंबर हमारा 0 था. तो log 2 की वैल्यू आई 0.3010, राइट. सो गोइंग बैक टू द सेम क्वेश्चन, log 2 हमने निकाल लिया, log 2 आ गया 0.3010 विच इज इक्वल टू 0.04343 t. तो अब हम t की वैल्यू निकाल सकते हैं. t आ गया डिवाइडेड बाय 0.04343, हमारे पास टाइम आ गया 6.93 years. सो इन 6.93 years हमारा जितना भी पैसा हम इन्वेस्ट करेंगे दैट विल बी डबल with rate of 10%. I hope student this is clear. अब आपको समझ आ गया. Let's do one more question. If interest is compounded continuously, at what annual rate will the principal of P double in 8 years? अगर interest compound हो रहा है continuously तो पता है हमारे को same formula use करना है. Amount is equal to principal multiply by E R T. At what annual rate will the principal of P double in 10 years? Right? At what annual rate? So in this case, just like previous question, हमारे को इस question में rate given था, time निकालना था. अब हमें rate निकालना है, time हमें given है 10 years. So amount is 2P is equal to PERT. Substitute करेंगे, P से P हम cancel करेंगे. 2 is equal to e to the power 10r. हम taking log on the both sides, हम both sides log ले लेंगे. log 2 is equal to log e to the power 10r using log property. हमें पता है log की property mn है, तो using that property log 2 is equal to 10r log e. log e की हमें पता है वैल्यू क्या होती है, 0.4343. log 2 हमने अभी निकाला था 0.3010. सो हम रेट कैलकुलेट कर सकते हैं. रेट हमारा आया 6.9%, 0.069, और यू कैन मल्टीप्लाई इट विद 100 एंड rate of interest is 6.9%. So I hope these questions are clear. So the only thing that I'm repeating always that for solving this unit for calculating simple interest or compound interest question, the only thing that is important आप लोगों को जो याद रखना है that is formulas. Make a list of all the formulas because आपका business math and stats का paper है. Make a note of all the formulas and revise them daily because अगर आपको formula correct याद है then only you can solve the questions. Okay? So let's discuss one more question. एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बिफोर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक. ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. मिस्टर एक्स deposited rupees 10,000 in a bank for 3 years, offering interest at the rate of 6%,
कंपाउंडेड हाफ ईयरली। सो जो मिस्टर एक्स हैं उन्होंने 10,000 बैंक में डिपॉजिट करे 3 साल के लिए। बैंक जो है वो इनको इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है 6% कंपाउंडेड हाफ ईयरली ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। सो पहले साल के लिए 6% इंटरेस्ट है और कंपाउंडिंग हो रही है हाफ ईयरली। नेक्स्ट ईयर के लिए रेट है 12% और कंपाउंडिंग हो रही है क्वार्टरली। थर्ड ईयर के लिए इंटरेस्ट है 10% एंड कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग हो रही है। अब हमारे को बताना है फाइंड बैलेंस आफ्टर 3 years। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिटिल ट्रिकी। अभी तक हम बहुत सिंपल क्वेश्चंस कर रहे थे जिसमें हमारे को सिर्फ एक ही पार्ट सॉल्व करना होता था, या तो कंपाउंडिंग हो रही है एनुअली like for all 3 years compounding annually है, या like all 3 years compounding quarterly है। but sometimes ऐसे भी सिनेरियोज होते हैं कि जो कंपाउंडिंग हो रही है वो चेंज हो रही है हर साल एंड जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी चेंज हो रहा है। इन दैट सिनेरियो हम कैसे सॉल्व करेंगे, लेट्स अंडरस्टैंड। आप लोगों को क्वेश्चन समझ आया? देखो, पहले साल के लिए फॉर द फर्स्ट ईयर 10,000 आप डिपॉजिट कर रहे हो। पहले साल के लिए आपको बैंक ऑफर कर रहा है 6% इंटरेस्ट एंड कंपाउंडिंग हो रही है सेमी एनुअली या हाफ ईयरली, साल में 2 बारी 2 टाइम्स। सेकेंड ईयर के लिए कंपाउंडिंग हो रही है 4 टाइम्स, रेट है हमारा 12%। थर्ड ईयर के लिए एवरी डे कंपाउंडिंग हो रही है एंड रेट इज 10%। इजी क्वेश्चन समझ आया? सोल्यूशन पे अब हम जाते हैं, कैसे करेंगे। हमारे को निकालना है कि 3 साल बाद व्हाट इज द अमाउंट। देखो ध्यान से देखना क्वेश्चन। सी अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर। जब भी हमारे पास सेमी एनुअली होती है कंपाउंडिंग, हमें याद है हमारा फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 2। हम ये क्यों कर रहे हैं डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 2? बिकॉज हमारी कंपाउंडिंग सेमी एनुअली है, हाफ ईयरली, साल में 2 बारी। कितना मनी डिपॉजिट करा था पहले साल? 10,000 डिपॉजिट करा। रेट है 6% डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ये जो अमाउंट आएगा आपके पास, हम कह सकते हैं ये आपका प्रिंसिपल बनेगा सेकेंड ईयर के लिए। टेक योर टाइम, सोचो। सेकेंड ईयर में हमारी कंपाउंडिंग हो रही है क्वार्टरली, उसमें हमें लिखना होता है सेम फॉर्मूला पी 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 4 टू द पावर 4, क्योंकि सेकेंड ईयर में कंपाउंडेड क्वार्टरली है। बट जो प्रिंसिपल है वो 10,000 तो नहीं हो सकता सेकेंड ईयर में, क्योंकि पहले साल भी तो कंपाउंडिंग हुई है सेमी एनुअली। सो दिस we will not solve this value of 10,000 1 plus 0.06 by to the power 2, ये हमारा प्रिंसिपल है सेकेंड ईयर के लिए। तो हमने सेम यहाँ पर वैल्यू लिखी। 1 प्लस आर हमारा सेकेंड ईयर में हमारा रेट है 12% 0.12 और हमारा क्वार्टरली कंपाउंड हो रहा है, तो डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4। यहाँ टी हमारा 4 हो गया क्योंकि एक साल में 4 बार हो रहा है। अब ये जो वैल्यू आ गई इसको भी हम सॉल्व नहीं करेंगे। दिस इज द प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर। हमारे को तो अमाउंट फाइंड आउट करना है 3 साल बाद, राइट? अब अमाउंट आफ्टर 3 years क्या होगा, क्योंकि थर्ड ईयर में कंपाउंडिंग हो रही है कॉन्टिन्यूसली, हमारा फॉर्मूला हो जाएगा PERT। रेट हमारा 10% है। प्रिंसिपल हमारा आया थर्ड ईयर के लिए ये जो पहले 2 साल में हमने निकाला, 10,000 1 plus 0.06 by to the power 2 1 plus 0.12 divided by 4 to the power 4 e to the power 0.10। जब हम इसको सॉल्व करेंगे एट द एंड आपको एग्जाम में e की पावर, एक्सपोनेंट पावर, या तो आपको एक्सपोनेंशियल टेबल गिवन होगा। इन केस द टेबल इज नॉट गिवन देन आपको गिवन होगी वैल्यू लाइक दिस, आपको पेपर में साइड में गिवन होगा इन योर क्वेश्चन, e to the power 0.10 is 1.10517। यू कैन सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू, आप इस वैल्यू को यहाँ पर डालिए, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा विच इज 13,196। Is it clear? It's a little tricky, but आप जब इसको करोगे आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। Okay students, moving on। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, नॉमिनल एंड इफेक्टिव ROI।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है एंड इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। चलो लेट्स डिस्कस। नॉमिनल इंटरेस्ट क्या होता है? नॉमिनल इंटरेस्ट इज द स्टेटेड इंटरेस्ट। जब भी आप कोई क्वेश्चन देखते हो उसमें आपको डायरेक्टली लिखा हुआ है दैट यू हैव डिपॉजिटेड 10,000 रुपीज एट द रेट 10%, जो आपको बताया जाता है दैट इज नॉमिनल इंटरेस्ट। इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द कंपाउंडिंग पीरियड। जो नॉमिनल इंटरेस्ट होता है वो डायरेक्ट इंटरेस्ट होता है, उसमें कभी भी कंपाउंडिंग नहीं होती, राइट? इफेक्टिव इंटरेस्ट क्या होता है? इफेक्टिव इंटरेस्ट और आई कैन से इफेक्टिव आरओआई, इट टेक्स द कंपाउंडिंग इनटू अकाउंट। It takes the compounding into account. It is the rate of interest on an investment when compounding occurs more than once. So effective ROI क्या होता है? Simple meaning, उसमें compounding करी जाती है, उसमें compounding का impact होता है। Nominal interest is your direct interest, it's your stated interest. इसमें compounding नहीं होती। Effective ROI का formula होता है 1 plus r divided by m to the whole power m minus 1. So r क्या है इसमें? Nominal rate of interest. m क्या है? m stands for number of compounding period. आपको क्वेश्चन होगा बहुत सिंपल, आपको नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होगा, आपको कितने टाइम के लिए कंपाउंडिंग हो रही है वो भी बताई जाएगी, और आपको क्वेश्चन में गिवन होगा फाइंड इफेक्टिव आरओआई। सिंपल। Look at the formula once again. Effective ROI is 1 plus R divided by M to the power M minus 1. M is your number of compounding periods and R is your nominal rate of interest. See, if an investment pays 5% per year interest but without any compounding, then the effective ROI will be 5%. देखो हमने अभी समझा, अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट 5% इंटरेस्ट दे रही है, ठीक है, विदाउट एनी कंपाउंडिंग, कोई कंपाउंडिंग नहीं हो रही है उस पे, राइट, देन द इफेक्टिव आरओआई विल बी 5%। जो नॉमिनल है वही इफेक्टिव आरओआई होगा, ये दोनों सेम हो गए अगर कंपाउंडिंग नहीं है। इफ देयर इज नो कंपाउंडिंग टेकिंग प्लेस देन योर नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू योर इफेक्टिव आरओआई। ऑन द अदर हैंड, इफ एन इन्वेस्टमेंट इज कंपाउंडेड मंथली, अगर आपकी एक इन्वेस्टमेंट है जो कंपाउंडिंग हो रही है उस पर मंथली, तो जो उसका इफेक्टिव आरओआई होगा दैट विल बी ग्रेटर देन 5%। स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर लिखा है ग्रेटर। आई थिंक अब आपको ये समझ आ गया होगा, जितनी ज्यादा कंपाउंडिंग उतनी ज्यादा बेनिफिट हमारे लिए, उतना ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होगा, उतना ज्यादा बेनिफिट, उतना ज्यादा इंटरेस्ट इंक्रीज होगा, उतना ज्यादा अमाउंट इंक्रीज होगा, राइट? सो नॉमिनल आरओआई इज इक्वल टू इफेक्टिव आरओआई। ये दोनों रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम होंगे व्हेन कंपाउंडिंग वंस अ ईयर। अगर एनुअल कंपाउंडिंग हो रही है लाइक वंस अ ईयर, तो ये दोनों सेम है, नॉमिनल आरओआई इज इक्वल टू योर इफेक्टिव आरओआई। बट व्हेन कंपाउंडिंग इज मोर देन वंस अ ईयर, जब कंपाउंडिंग 2 टाइम्स हो रही है, लाइक 12 टाइम्स हो रही है और 4 टाइम्स इन अ ईयर हो रही है, देन योर इफेक्टिव आरओआई इज ग्रेटर देन योर nominal ROI, right? Now we'll switch to more questions on this topic. आपको और समझ आएगा, आगे चलते हैं। Let's see one example. What effective rate is equivalent to a nominal rate of 8% converted quarterly? आपको इफेक्टिव रेट बताना है, नॉमिनल रेट 8% गिवन है और कंपाउंडिंग पीरियड भी बताया हुआ है, कितना है? क्वार्टरली। Only thing that you have to remember is the effective ROI का formula, which is effective ROI is 1 plus R divided by M to the power M minus 1. 1 plus R कितना है हमारे पास? 8%, 0.08। कंपाउंडिंग कितनी हो रही है? क्वार्टरली, तो हम by 4 मल्टीप्लाई टू द पावर 4 minus 1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 8.24%। सो हमारा नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, बट अगर कंपाउंडिंग हो रही है 4 टाइम्स इन अ ईयर क्वार्टरली, तो हमारा इफेक्टिव रेट इज ग्रेटर देन नॉमिनल रेट। 8.24 ज्यादा बड़ा है 8% से। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इफेक्टिव आरओआई।
अब इफेक्टिव ROI निकालना हो और अगर कंपाउंडिंग कॉन्टिन्यूस हो, सो देयर इज अ फॉर्मूला चेंज। जैसे जब भी हमने नॉर्मल कंपाउंडिंग कॉन्टिन्यूस करी थी, तब हमारा अमाउंट की वैल्यू आती थी, अमाउंट इज इक्वल टू PERT, राइट। इफेक्टिव ROI निकालना होगा तो हमारा फॉर्मूला होगा E टू द पावर R माइनस 1, जब कंपाउंडिंग हमारी कॉन्टिन्यूस है। See example, find the effective ROI equivalent to the nominal rate 6%. Find the effective rate equivalent to the nominal rate 6% converted monthly and continuously. इसमें दोनों एग्जाम्पल है, जब आपकी कंपाउंडिंग मंथली हो रही है एंड जब कॉन्टिन्यूसली हो रही है। ये जो फॉर्मूला है E to the power R minus 1, we will use only when the compounding is done continuous. सी कंपाउंडिंग मंथली हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। हमने इफेक्टिव ROI कैसे कैलकुलेट करा, सेम फॉर्मूला 1 प्लस R डिवाइडेड बाय M टू द पावर M माइनस 1। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे को कितना गिवन है क्वेश्चन में, सी टेकिंग बैक यू टू द क्वेश्चन, आप देख सकते हैं नॉमिनल रेट आपको गिवन है 6%। R पे आपने सब्सटीट्यूट करा, 1 प्लस R इज 0.06 डिवाइडेड बाय 12 टू द पावर 12 माइनस 1, 1.005 टू द पावर 12। अगेन यूजिंग द कैलकुलेटर वाला कंसेप्ट, 1.005 मल्टीप्लाई इक्वल टू पावर 2 की वैल्यू आएगी, देन अगेन आपको 11 टाइम्स इक्वल टू प्रेस करना है, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 1.06167 माइनस 1। सो आपके पास इफेक्टिव ROI आया 6.16% व्हेन कंपाउंडिंग इज डन मंथली। ओके, अब जब कंपाउंडिंग कॉन्टिन्यूसली करेंगे तो इफेक्टिव ROI का क्या फॉर्मूला है, E की पावर R माइनस 1। E की पावर R में हम क्या डालेंगे, 6% माइनस 1। आपको एक्सपोनेंशियल टेबल गिवन होगा, नहीं होगा तो ऐसे वैल्यू लिखी होगी साइड में, E की पावर 0.06 is 1.0618 एंड आप जब सॉल्व करोगे आपके पास इफेक्टिव ROI आएगा 6.18%. So I'll give you a 2 minutes time. Look at this again. Okay. See effective ROI concept and look at this concept, read it and just understand it for 5 minutes. So students, we are moving on to our last topic, that is present value. We have last 15 minutes. I know that I have to take your questions also. So before that, let's just look at our last topic, that is present value. And we are good to go. We are just 2 more pages left. Okay, so what is present value? When making future plans, we would often like to know how much money we must invest now to receive desired amount at some later date. In other words, we are asking for the original invested principal, which is called the present value or capital value of the amount. Students, sometimes हमारे को questions में ये find out करना होता है, या not just questions, real life में आपको present value जाननी होती है कि आज हम कितना पैसा इन्वेस्ट करें ताकि आफ्टर 5 years we want 5 lakh rupees. How much money should I invest now? How much money should I save now in a bank to get 5 lakh rupees in 5 years? So आज कितना पैसा इन्वेस्ट करें उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू। ये हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, सी अगेन लाइक all other concepts, we have formula for this. To find out present value, our formula is present value is equal to S. S is known as amount or sum, bracket में 1 plus I to the power minus n, right?
So I is our rate of interest, n is our number of periods or time. So formula for finding out the present value is P is equal to S multiplied by 1 plus I to the power minus n प्रेजेंट वैल्यू व्हेन कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली. जब भी क्वेश्चन में कॉन्टिन्यूसली होगी या कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली होगा तो फॉर्मूला विल बी चेंज्ड. जैसे इफेक्टिव आरओआई जब कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली हुआ आपका फॉर्मूला चेंज हुआ, जस्ट लाइक दैट जब प्रेजेंट वैल्यू निकालना होगा और कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली है देन योर प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू एस ई टू द पावर आर टी इनवर्स. ओके, let's look at the question, आपको better clear होगा. So this is our last example for this session. See, find the present value of rupees 500 due 10 years, hence when interest of 10% is compounded half yearly or continuously. Find the present value of rupees 500 due 10 years when interest of 10% is compounded half yearly and continuously. आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, P इज इक्वल टू S मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस I इनवर्स में T. प्रिंसिपल आपको गिवन है 500, हाफ ईयरली है तो आपका नंबर ऑफ पीरियड्स कितना हो जाएगा 2, तो डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, जस्ट लाइक दैट हम जैसे पहले करते थे. रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10%, सो आई की जगह आपने सब्स्टिट्यूट करा 0.10 डिवाइड करा 2 से क्योंकि हाफ ईयरली है. अगर एनुअली होता ये जो फॉर्मूला है ना P इज इक्वल टू S 1 प्लस I टू द पावर इनवर्स T, दैट इज फॉर एनुअली. सेमी एनुअली है तो हम डिवाइड बाय 2 करेंगे, टाइम को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगी वैल्यू रुपीज 188.44. तो आप आज 188 इन्वेस्ट करोगे 10 इयर्स के लिए एट द रेट 10%. अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो आपको 500 इज योर अमाउंट, ये आपको रिसीव होगा. तो आज आपको प्रेजेंट वैल्यू कितना इन्वेस्ट करना होगा 188.44 रुपीज. और अगर कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली वाला केस है देन प्रेजेंट वैल्यू का क्या फॉर्मूला है, P इज इक्वल टू S E इनवर्स R T. सम आपके पास कितना है 500, E रेट आपके पास 10% है, टाइम आपका कितना है ईयर्स में देखो टाइम 10 इयर्स, 500 E इनवर्स -1. आपको एग्जाम में वैल्यू गिवन होगी E -1 की वैल्यू है 0.36788, तो आपके पास प्रिंसिपल प्रेजेंट वैल्यू आई रुपीज 183. So this is the concept of present value to know how much money you should invest now. And इसके लिए 2 formulas हैं which is P is equal to S bracket में 1 plus I to the power inverse N, and जब continuously है then your formula for present value is, see this P is present value here and not principal. Present value is equal to S E to the power inverse minus RT. I hope all this clear. So this is the log table that we have used and this is your anti-log table. So just give you a quick recap that in this session of mathematics of finance we have studied the concept of compound interest, simple interest, aspects of compounding. We have studied जब compounding हमारी annually हो, semi annually हो, quarterly हो, monthly हो. नेक्स्ट टॉपिक जो हमने आज डिस्कस करा, जब हमारी कंपाउंडिंग कॉन्टिन्यूसली है देन क्या फॉर्मूला है हमें यूज करना, क्या कैलकुलेशन है, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट और प्रेजेंट वैल्यू. सो दिस इज द मेजर वन थिंग दैट वी हैव डिस्कस्ड in this session, and now I'll be looking at your questions to see. Okay.
So one question posted by the Panshu Jain, how to see log table and what log table would be provided in exam to every individual. So I've already answered this question. I've already taught you guys how to see the log table, and yes, log table will be provided in the exam. And everybody is saying hello, hello everyone. And yes, this is the last unit of mathematics. Mm, Ma'am, what is the amount and why we calculate amount in compound interest? Ritika Mera posted this. So students, compound interest is the interest that is charged on principal plus interest. So why we calculate amount? To know the amount is basically आप amount निकालते क्यों हैं? आपको सिर्फ interest नहीं जानना होता. Sometimes आपको ये भी पता करना होता है कि 5 years बाद अगर compound interest charge हो रहा है तो आपको कितना total amount मिलेगा. To know your final balance, we find out the amount. Okay. मैम क्या एग्जाम में हम कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं? यस, ऑब्वियसली यू विल बी गिवन नॉर्मल कैलकुलेटर्स. पर्दा क्यों खोल दिया? अरे तो वक्त आएगा. ये बैठ के दिन द्वारा पर्दा लगा ना आपको पर्दा कर देंगे. चार्ज हो रहा है तो आपको कितना टोटल अमाउंट मिलेगा. टू नो योर फाइनल बैलेंस वी फाइंड आउट द अमाउंट. ओके मैम क्या एग्जाम में हम कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं? यस, ऑब्वियसली यू विल बी गिवन नॉर्मल कैलकुलेटर्स. will not be given, be allowed to bring it. आप अपने घर से लेकर आ सकते हो. And scientific calculators are not allowed. Any more questions? Um, somebody said quarterly में formula P1 plus R by 2 क्यों है? Whenever interest is compounded quarterly, the formula is P bracket में 1 plus rate divided by 4 to the power T multiply by 4. By 2 हम सिर्फ करते हैं semi annually के cases में. Thanks ma'am for the calculator tip. You're welcome. Then ma'am, can you provide these notes, students? Yes, I can post this note as a PDF file, and you can access it. And that's all. Anything else? I think there are a lot of questions regarding the further schedule. Students, you can look at it on your dashboards, on your SOL dashboards. You can see the schedule. Today, I have discussed on basic mathematics of finance, last unit of your business maths. For the next 2 days, I have for tomorrow, I'll be discussing central measure of tendency. I'll be talking about mean, median, mode. I'll be talking about arithmetic mean, geometric mean, harmonic mean, median, mode. Everything will be discussed in very detail. So कल की class का topic आप लोगों को मैंने बता दिया है. Same time 10 to 12 we'll talking about measure of central tendency. And day after tomorrow का schedule है हम business stats का ही index number and time series start करेंगे. So be on time. Come at 10 o'clock so that we can start and everybody can log in. And
If you have any further more queries, we can discuss it tomorrow. Just like that, you can post your question and answers. And that's all. That's all for today. Thank you, everyone. Thank you for watching the video. Thanks a lot.